हेलो एवरीवन, बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग यकीन 2.0 में फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट का लेक्चर नंबर 2। तो अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, मैं आपको विजिबल हूं तो ओके लिखिए। स्टार्ट करेंगे। कैसे स्टार्ट करने वाले हैं आज का लेक्चर? सबसे पहले हम आपको एक बेसिक जो हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा उसको रिवाइज करेंगे 2-4 मिनट, और उसके बाद हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं अच्छे वाले, तो एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक रहेगा, तो आपको बहुत ध्यान से सारा पढ़ना है। तो अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आपको विजिबल हूं, तो आप ओके लिखिए, थम्स अप बनाइए। चलते हैं, स्टार्ट करने हैं फटाफट से। जल्दी करिए बेटा, फिर हम लोग शुरू करेंगे इसको जल्दी से। ठीक है, जल्दी। हाँ हाँ ठीक है। मैंने 5-10 मिनट क्लास को थोड़ा सा डिले किया इस वजह से कि आपका कोई दूसरा क्लास चल रहा था, मैंने देख लिया था वो, कि आपको थोड़ा सा ब्रेक मिल जाए, इस वजह से इसको किया मैंने। तो स्टार्ट कर लेते हैं लेक्चर को। जैसा कि मैंने देखा बच्चों को आवाज आ रही है मेरी और मुझे वो देख पा रहे हैं, तो अब हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। और स्टार्ट करने से पहले 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए। पहला बेटा, अब हम क्या करने वाले हैं, आपका जो पुराना रिवाइज करना है उसके 2 टेस्ट मतलब मैं आपको प्लान करूंगा। एक में जो कि आपका ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, और मान लो मिनरल न्यूट्रिशन हमने करा दिया आपको, अब फोटोसिंथेसिस भी हो जाएगा। तो एक तो आपका जो 7 तारीख को शायद टेस्ट है उसमें आ रहा है फोटोसिंथेसिस, वो हो गया एक। उसके अलावा तीनों का मतलब एक टेस्ट तो वो हो गया, उसके अलावा तीनों चैप्टर का एक कंबाइंड टेस्ट उसके बाद के लिए प्लान कर देंगे पीडीएफ की फॉर्म में, है ना वो, या एक्स्ट्रा टेस्ट आपको करवा देंगे, एक सिंगल एक्स्ट्रा टेस्ट तीनों का कंबाइन। तो हम चीजें रिवाइज करते हुए साथ में चलेंगे, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं होगी तो बेटा प्रॉब्लम ये है कि लास्ट में इकट्ठा हो जाएगा, तो आपको टेस्ट के थ्रू रिवाइज कर सकते हो आप। ठीक है, चले स्टार्ट कर लें फटाफट से। हाँ, एक कह रहा नो सर टेस्ट मतलब क्यों? एग्जाम नहीं देना बेटा आपने? हाँ ठीक है। और डीपीपी बेटा क्वेश्चंस मैं खुद से बना रहा हूं, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको ध्यान से करने पड़ेंगे ना, काफी सारे। चलिए स्टार्ट करेंगे फटाफट से लेक्चर को। ठीक है, तो आज का गोल रहेगा लाइट रिएक्शन पढ़ना है मैंने आपके लिए। तो सबसे पहले मैं एक बार जरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करना चाह रहा हूं आपका, कि हमने क्या पढ़ा था। तो अभी तक जो पढ़ा था उसमें कॉन्सेप्ट रिवीजन ले लेते हैं, 5 मिनट लगेगा मैक्सिमम आपको रिवाइज करने में। तो सबसे पहले आपने मेरी बात को बहुत ध्यान से फोकस करके सुनना है। हमने आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ाया था। अगर मैं आपसे कहूं कि फोटोसिंथेसिस डिफाइन करो, तो जो आपको टॉपिक पढ़ाया जा रहा है वो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस पढ़ाया जा रहा है। पहला पॉइंट क्लियर है? जो टॉपिक आपको चैप्टर पढ़ाया जा रहा है वो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस पढ़ाया जा रहा है, एक ऐसी फोटोसिंथेसिस जिसमें ऑक्सीजन बनती है। दूसरा, फोटोसिंथेसिस एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है। हमारे पास फिजिकल और केमिकल दोनों प्रकार के बदलाव इसमें हो रहे हैं। तीसरी बात हमने बोला था कि फोटोसिंथेसिस एक रिडक्शन है। रिडक्शन कैसे है, अगर आपको सिंपल सा लॉजिक बताएं, मैं अगर आपसे कहूं आज आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, अब तो केमिस्ट्री आपको आती है या पढ़ते भी हैं, तो हम ऐसा मानते हैं कि CO2 से मुझे ग्लूकोज बनाना है। ग्लूकोज में क्या होता है, कार्बन की साथ OH और H ग्रुप लगा रहता है। इसमें मान लो मेरे पास, ध्यान से सुनेंगे, यहां कार्बन की मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहा हूं, 0 आ रही है। CO2 में +4 है, तो अगर आप +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ले गए, क्योंकि ग्लूकोज एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें अल्कोहल ग्रुप भी होता है, ऐसा कुछ कंपाउंड है, तो आपको यह समझ में आया कि फोटोसिंथेसिस एक रिडक्शन प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? रिडक्शन। और रिडक्शन होने की वजह से इसमें एनर्जी लगेगी, एंडोथर्मिक है, और वो एनर्जी सनलाइट से आ रही है, और ये एक तरीके का फिजिको केमिकल चेंज है। फिजिको केमिकल चेंज है, और इसमें कौन इन्वॉल्व है? एंजाइम इन्वॉल्व है। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको मैंने डिस्कस कर लिए थे, आप में से बहुत सारे बच्चे इस बात को समझ पा रहे हैं। ठीक है, आप बिल्कुल, मैं चैट नहीं देख रहा हूं अभी आपके, सिर्फ मैं समझा रहा हूं, आप मेरी बात सुनेंगे। तो क्या क्या पॉइंट आपने याद रखना है? फोटोसिंथेसिस एक रिडक्शन है। कार्बन डाइऑक्साइड, जहां पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, उसको मैं 0 या और मतलब किसी ऑक्सीडेशन स्टेट पर कार्बन को लेकर आता हूं। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस एक रिडक्शन हो गया।
रिडक्शन के लिए जनरली एनर्जी या ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो एनर्जी जो मुझे मिली वो लाइट से मिली। ठीक है, तीसरी चीज क्या है, रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन की जरूरत होती है और वो हमारे पास पानी से आ रहा है, इसलिए ये प्रोसेस में बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन बन रहा है। उसके बाद मैंने आपको बताया एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है। फिर हमने बोला कि हमारे अर्थ पर जो भी खाना अवेलेबल है, ये पहले पैराग्राफ में लिखा है एनसीईआरटी में, जो भी खाना अवेलेबल है वो खाना मेरे पास किस फॉर्म में है, मतलब किसने बनाया, प्लांट ने बनाया, मतलब ग्लूकोज बनाया, और जो अर्थ पर ऑक्सीजन है उसका सोर्स भी प्लांट्स हैं या साइनोबैक्टीरिया जिन्होंने किया। उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंट पढ़े थे। एनसीईआरटी ने बोला था कि दो तरह के एक्सपेरिमेंट हैं, एक है आपका जो क्लास 11th में कराए गए, 10th में कराए गए थे, जिसमें क्या किया था, एक ऐसी लीफ जिसमें ग्रीन और नॉन ग्रीन एरिया है, जो ग्रीन एरिया है वहां फोटोसिंथेसिस हो रही है। इस बात का एविडेंस है कि आपने क्या यूज किया, आयोडीन, तो ग्रीन एरिया ब्लू ब्लैक कलर दे रहा है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब उसके बाद हमने आपको नेक्स्ट पॉइंट ये बोला बेटा, ब्लू ब्लैक दे रहा था। उसके बाद हमने बोला कि अगर मैं KOH वाले कॉटन में KOH रख दूं और KOH क्या करेगा, उस पार्ट में से CO2 एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अगर लीफ का वो पार्ट जो टेस्ट ट्यूब के अंदर है जहां KOH रखा हुआ है वहां फोटोसिंथेसिस नहीं होगी क्योंकि KOH ने CO2 एब्जॉर्ब कर लिया, तो वो भी क्लियर हो गया। उसके बाद हमने 5 एक्सपेरिमेंट पढ़े। एक प्रिस्ली का पढ़ा, बेल जार एक्सपेरिमेंट, जिसमें प्रिस्ली ने क्या किया था, माइस रख लिया था और कैंडल ली थी। तो माइस और कैंडल एयर क्वालिटी डिस्ट्रॉय करते हैं और जो मिंट प्लांट है वो एयर क्वालिटी को रेस्टोर करता है। रेस्टोर मतलब उसमें ऑक्सीजन वापसी बनाता है। क्लियर है। उसके बाद हमने इंगेन हाउस एक्सपेरिमेंट पढ़ा, जिसमें उसने दिन और रात दो समय में क्या किया था, एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, डे और नाइट में। उसने देखा कि माइस किल हो जाता है इवन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इवन इन प्रेजेंस ऑफ मिंट प्लांट नाइट में। उसके बाद उन्होंने क्या किया, हाई इंटेंसिटी या इंटेंस लाइट डाली एक्वेटिक प्लांट पर, तो ऑक्सीजन के बबल दिखे। उसके बाद हमने बेटा थर्ड पढ़ा था TW एंगलमैन। उन्होंने एल्गी ली थी, क्लैडोफोरा, उसके साथ एरोबिक बैक्टीरिया लिए जो ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो उन्होंने देखा ब्लू और रेड रीजन में ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है, और हम देख पाएंगे कि ब्लू में ज्यादा हो रही है ना, ब्लू में ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है, ये चीज हम देख पाएंगे। ठीक है। उसके बाद उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया जिसे एक्शन स्पेक्ट्रम बोला। एक्शन का मतलब होता है काम। काम प्लांट कौन सा काम करेगा, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का प्रूफ क्या है, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। तो आप एक ग्राफ प्लॉट करो जहां पर एक साइड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन लिखो और दूसरी साइड लिखो वेवलेंथ, उस ग्राफ को एक्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। उसके बाद हमने वॉन सैक पढ़ा। तो वॉन सैक ने क्लियरली बोला कि जब प्लांट ग्रो करेगा तो ग्रोइंग प्लांट में ग्लूकोज बनता है और वो ग्लूकोज स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में। ये वॉन सैक ने बोला। आप मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनिए, आपको याद हो जाएगा। तो उसके बाद जब वॉन सैक ने ये काम किया, ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद हुआ ये कि वॉन सैक ने जब ये किया कि, और दूसरा उन्होंने बोला कि ग्रीन स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट और उसमें ग्रीन केमिकल होता है जिसका नाम क्या है, क्लोरोफिल। फिर आ जाते हैं वैन नील का कंट्रीब्यूशन। वो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जो बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस पे काम कर रहे थे। उन्होंने देखा यार लाइट तो दोनों के लिए चाहिए, चाहे बैक्टीरिया है चाहे प्लांट है। उन्होंने बताया कि पानी जो है हाइड्रोजन का डोनर होता है हाइयर प्लांट में, तो इस वजह से ऑक्सीजन जो बनती है वो बाई प्रोडक्ट है, वो पानी से आती है। दूसरा उन्होंने बोला कुछ ऑर्गेनिज्म में जैसे कि बैक्टीरिया, जिसे हमने ग्रीन सल्फर और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया बोला था, वहां पर हमारे पास ऑक्सीजन कहां से आती है, वहां पर हाइड्रोजन कहां से आती है, H2S से। ठीक है, ये चीज आपको बताई थी। उसके बाद उन्होंने बोला था कि जो भी ऑक्सीजन है वो पानी से आती है, CO2 से नहीं आती। इसलिए उन्होंने इक्वेशन को ठीक किया, वहां 12H2O इसलिए लगाया। क्लियर हो गई बात, ये हमने डिस्कस किया था। आप चैट मत करिए, पहले सुनिए सिर्फ। ठीक है, ये हमने किया। अब इसके बाद हमने टॉपिक पढ़ा था लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या आप सारा याद कर चुके हैं जो जितना मैंने पढ़ाया? लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस में मैंने आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस कहां होती है, किसी भी प्लांट के ग्रीन पार्ट में। ग्रीन क्या क्या हो सकता है, लीफ हो सकती है, स्टेम हो सकती है, रूट नॉन ग्रीन होती है। उसके अलावा टेंड्रिल ग्रीन हो सकता है। टेंड्रिल आपको ऐसा गोल गोल सा स्ट्रक्चर होता है, या
आपकी सेपल ग्रीन हो सकती है, ठीक है, तो ये ग्रीन हो सकता है, तो ग्रीन पार्ट में फोटोसिंथेसिस होगी। इतनी चीज हमने डिस्कस करी थी। उसके बाद मैंने कहा था कि ग्रीन पार्ट में खास तरह के सेल्स होते हैं जिन्हें फोटोसिंथेटिक पैरेनकाइमा सेल्स होते हैं, जिनका नाम लीफ में मीजोफिल सेल होता है। मतलब लीफ में फोटोसिंथेसिस कहां होती है? मीजोफिल सेल में। डाइकॉट में वो दो तरह के हो जाते हैं, पैलिसेड और स्पॉन्जी। मोनोकोट में उन्हें मीजोफिल सेल कहते हैं। तो मीजोफिल सेल आर द मेन सेल्स जिसमें फोटोसिंथेसिस हो रही है। उन मीजोफिल सेल में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ये सेल चैप्टर का डाटा है। अब क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हमने बताया था, बाहर एक मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन है। उसके अलावा थाइलाकॉइड है जिन्होंने मेम्ब्रेन सिस्टम बनाया है। मेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब होता है ग्रेनल थाइलाकॉइड और स्ट्रोमल लैमेली। उसके साथ साथ मेरे पास स्ट्रोमा होता है, जहां पर क्या प्रेजेंट है? मेरे पास एंजाइम प्रेजेंट है। तो अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज लीफ, इनसाइड लीफ मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारे पास डिवीजन ऑफ लेबर है, काम का बंटवारा है। मेरे पास लाइट रिएक्शन कहां होगा? लाइट रिएक्शन होगा मेरे पास किसमें? कौन से सेल में होगा लाइट रिएक्शन? लाइट रिएक्शन मीजोफिल सेल में होगा बेटा, सॉरी, लाइट रिएक्शन होगा थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे। और डार्क रिएक्शन कहां होगा? स्ट्रोमा में, जो लिक्विड है ना क्लोरोप्लास्ट का, वहां पर, वहां एंजाइम होते हैं। लाइट रिएक्शन को लाइट रिएक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो लाइट की प्रेजेंस में होता है। उसमें बनता क्या क्या है? एटीपी, NADPH और ऑक्सीजन। एटीपी और NADPH डार्क रिएक्शन में यूज होगा, और ऑक्सीजन एक तरीके का फाइनल प्रोडक्ट हो गया, जिसे बाई प्रोडक्ट कह रहे हैं, ठीक है, वो बाहर चला जाएगा। उसके बाद हमने बोला कि जो डार्क रिएक्शन है उसे लाइट नहीं चाहिए, पर लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट चाहिए। तो मैं कुछ स्टेटमेंट बोल रहा हूं, इस डार्क रिएक्शन कैन अकर इन नाइट? नहीं, क्योंकि उसको लाइट नहीं चाहिए पर लाइट का प्रोडक्ट चाहिए। इस डार्क रिएक्शन रिक्वायर डायरेक्ट लाइट? नहीं, उसे डायरेक्ट लाइट नहीं चाहिए, लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट चाहिए। इसका मतलब यह है, अगर मैं एक प्रकार का कोई एक्सपेरिमेंट करूं जिसमें मैं प्लांट को बाहर से लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट देता रहूं, रात में भी लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट कहीं से लाकर देता रहूं, तो मैं रात में भी डार्क रिएक्शन करा सकता हूं। डार्क रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट ग्लूकोज होता है, जो कि स्टोर होगा स्टार्च की फॉर्म में या ट्रांसपोर्ट होगा सुक्रोज की फॉर्म में। यह चीज हमने पढ़ी थी। और फिर मैंने आपको लाइट रिएक्शन की डिटेल्स बतानी स्टार्ट करी थी। क्या ये क्लियर है? यहां तक चल सकते हैं आगे? क्लियर है? ठीक है। एसिमिलेटरी पावर जो है बेटा, वो CO2 को लेके बात कर रहे हैं। क्लियर? बताइए जल्दी, यहां तक क्लियर है बेटा? ये यहां तक क्लियर होना चाहिए आपको। मैंने मतलब जो बताया वो सारी बातें याद रहनी चाहिए, ठीक है। अब आओ हम लोग आपके कोर टॉपिक पे जा रहे हैं। अच्छा, आपको मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था बेटा, लाइट जो होती है वो हर बार एक जैसी नहीं आती। नॉर्मली क्या होता है, प्लांट के ऊपर काफी सारी लीफ होती है, उनसे लाइट फिल्टर होके पहुंचती है, तो नीचे वाली लीफ को उतनी लाइट मिलती नहीं है। तो क्लोरोप्लास्ट खुद को मेम्ब्रेन के साथ, मतलब सेल के अंदर, इतना ऐसे लगाने की कोशिश करता है ताकि लाइट मिल सके। उसको मैंने दो केस बताया था, आफ्टरनून और इवनिंग करके। जब ज्यादा लाइट आएगी तो वो ऐसे लगाएगा, और कम लाइट आएगी तो इस तरीके से लगाएगा, पैरेलल टू द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन। ये हमने डिस्कस किया था, है ना? क्लियर है? चलें। हाँ, रिविजन स्लाइड आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, ये तो जस्ट आपको रिवाइज करूंगा मैं हर क्लास में 5-7 मिनट, ताकि पिछला याद हो जाए। ठीक है? क्लियर है? ठीक। अभी मैंने बेटा एक्शन स्पेक्ट्रम बता देता हूं। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है वेवलेंथ, एक्शन का मतलब है काम। फोटोसिंथेसिस क्या काम करती है? खाना बनाने का। तो फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है। तो मैं वाई एक्सिस पर ऑक्सीजन लिखूं और एक्स एक्सिस पर वेवलेंथ लिखूं, तो किस वेवलेंथ पर ज्यादा ऑक्सीजन बने, उस ग्राफ को एक्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है?
क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया, यहां से आपको समझ आ गया है। अब मैंने आपको क्लियरली बताया था मेम्ब्रेन सिस्टम। आ जाइए, जल्दी आ जाइए। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? अब हम लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे। तो लाइट रिएक्शन मैंने क्या बताया था, याद करिए। सबसे पहले यहां से आप नहीं लिखेंगे, जो बच्चे डायरेक्ट लिखते हैं अभी रुकेंगे लिखने के लिए, जहां से मैं बताऊंगा वहां से हम स्टार्ट कर रहे होंगे। लाइट रिएक्शन की लोकेशन क्या है? मेम्ब्रेन। किसकी मेम्ब्रेन? ग्रेनल थाइलाकॉइड और स्ट्रोमल लैमेली। प्रोडक्ट क्या है हमारे पास? NADPH है। प्रोडक्ट क्या है? NADPH है, ATP है। ठीक है, ऑक्सीजन मेरे पास एक तरीके का बाई प्रोडक्ट है, ठीक है, जो बाहर आ जाता है। अब मुझे क्या क्या पढ़ना है? लाइट रिएक्शन का मीनिंग पढ़ना है, पिगमेंट की डिटेल पढ़नी है, और पिगमेंट कैसे काम करता है और स्टेप्स क्या है। तो मैंने जब कल आपको लास्ट पढ़ाया था तो मैंने आपको NADPH के बारे में भी बताया था। मैंने कहा था कि NADP क्या होता है? एक ऐसा कंपाउंड होता है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर है। बच्चे पूछ रहे थे सर ये कहां होता है? ये क्लोरोप्लास्ट में ही होता है, जहां स्ट्रोमा होता है, मतलब लिक्विड है, वहीं होता है। NADP क्या करता है? H+ और इलेक्ट्रॉन लेके, क्या ये रिडक्शन नहीं है? आप बताओ, इसकी रिडक्शन हो रही है। ये रिडक्शन कहां हो रही है? इन लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में ये रिडक्शन हो रही है। अगर आपने नहीं लिखा था एरो पे तो लिख लो। और अगर मैं 2 H+ और 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा तो यहां H और H+ लिखेंगे। H+ क्यों बताया था, याद करो। यहां ऑलरेडी प्लस है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसमें ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा और एक ही H+ जुड़ेगा। ये चीज बताई थी। इसकी फुल फॉर्म मैंने बताई थी, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। N से है निकोटीन, A से है अमाइड, ठीक है, निकोटीन अमाइड एक सिंगल वर्ड हो गया। फिर A से है एडेनिन, फिर D से है डाई न्यूक्लियोटाइड, और फिर P से है फॉस्फेट। निकोटीन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये कंपाउंड का नाम है। और इसकी 2 फॉर्म होती है। दिस फॉर्म इज ऑक्सीडाइज फॉर्म एंड दिस फॉर्म इज रिड्यूस्ड फॉर्म, है ना। 2 फॉर्म होती है। ऑक्सीडाइज फॉर्म रिड्यूस फॉर्म में कब कन्वर्ट होती है? लाइट रिएक्शन में। ऑक्सीडाइज फॉर्म में अगर आपसे पूछो, देखो क्वेश्चन कैसे आ सकता है। क्वेश्चन ये आएगा, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। NADP गेट रिड्यूस्ड इन, कब रिड्यूस होगा? लाइट रिएक्शन में। NADP+ या NADP गेट रिड्यूस्ड इन लाइट रिएक्शन। और इसका अगर अपोजिट पूछे, अपोजिट पूछेगा क्या? NADPH कहां यूज होता है? डार्क रिएक्शन में। तो NADPH गेट ऑक्सीडाइज इन, NADPH गेट ऑक्सीडाइज इन, कब ऑक्सीडाइज होगा? डार्क रिएक्शन में। क्या यह बात समझ में आ गई? क्लियर है? क्लियर, बिल्कुल क्लियर, आगे समझ। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। NADP ऑक्सीडाइज और रिड्यूस कब होगा? लाइट रिएक्शन में, ठीक है। रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन कहां से आएगा? पानी से आएगा। और NADPH जो बना, ये वापसी कन्वर्ट होगा NADP में, कब? डार्क रिएक्शन में। और ये हाइड्रोजन किसको चली जाएगी? किसको जाएगी? CO2 को। और क्या बनेगा? ग्लूकोज। इसका मतलब यह हुआ कि ग्लूकोज के पास जो हाइड्रोजन है वो पानी की है। आपको समझ आ रहा है ये बात? वो पानी की हाइड्रोजन है जो ग्लूकोज के पास है, ये चीज ध्यान रखो। या मैं बोल सकता हूं, वो पानी के इलेक्ट्रॉन हैं जो ग्लूकोज के पास हैं। क्या ये आपको बातें समझ आ रही हैं? ठीक है बेटा, आप घबराना नहीं, मैं सारा एकदम पूरा लाइन लाइन समझाऊंगा आपको, सारी चीजें समझाऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा कि मैं जो बता रहा हूं उसको सुनो ध्यान से बस, ठीक है। तो मैं आज आपको एक चीज बता रहा हूं, जब मैं फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊंगा तो मैं आज आपको यह बता रहा हूं कि पानी टूटा, उसके इलेक्ट्रॉन जो थे वो इसके पास आए, और इसने वो इलेक्ट्रॉन और H+ किसको दे दिया? CO2 को दे दिया। तो ग्लूकोज के पास किसके इलेक्ट्रॉन है? पानी के। लेकिन जब मैं रेस्पिरेशन आपको पढ़ाऊंगा तो आपको उसमें पानी बनता है। तो इसका मतलब आप देखो नेचर कैसे काम करती है। फोटोसिंथेसिस में पानी के इलेक्ट्रॉन ग्लूकोज के पास हैं। रेस्पिरेशन जब आप पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि जो पानी बना है वो ग्लूकोज के इलेक्ट्रॉन से बना है। तो नेचर अपनी साइकिल पूरी करती है बेटा। नेचर, हमेशा याद रखना, नेचर अपना सर्कल पूरा करती है। आप इस चीज को हमेशा याद रखना, ये लाइफ का सबसे बड़ा ट्रुथ है कि नेचर अपना सर्कल पूरा करती है। अगर आपने अच्छा पढ़ा, अच्छा रिवाइज किया, तो वो रिजल्ट वाला सर्कल पूरा होगा। आपने ठीक से नहीं पढ़ा, ठीक से रिवाइज नहीं किया, आपने प्रॉपर टेस्ट नहीं दिए, तो वो सर्कल पूरा नहीं होगा, वो वहीं कहीं पर रुक जाएगा।
तो नेचर हो या कोई भी चीज हो अपना सर्कल पूरा करेगी, हमेशा ध्यान रखना बेटा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में पानी के इलेक्ट्रॉन हैं जो ग्लूकोज के पास हैं। जब रेस्पिरेशन करेंगे तो उसमें पानी बनेगा, वो इलेक्ट्रॉन किसके होंगे? ग्लूकोज के। क्लियर है? क्लियर? क्लियर है बेटा? हाँ, लैग नहीं है बेटा, ठीक है, ठीक। हाँ, चलें आगे। चलिए आगे चलते हैं और यहां से आपका आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं और क्या पिगमेंट्स होते हैं ये सब आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको हम स्टेप्स पढ़ाने वाले हैं आज लाइट रिएक्शन के, सब कुछ समझाऊंगा लाइट रिएक्शन में। पर सब कुछ समझने से पहले आपको अपने दिमाग को सही करना है, फिट करना है ना। समझो ध्यान से, फिट करना है। तो फिट ऐसे करना है कि मैं लाइट रिएक्शन पढ़ाने जा रहा हूं जिसमें आपको क्या समझना है कि कुछ ऐसी चीज होती है जो पिगमेंट होती है। पिगमेंट क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है लाइट। ये सारे सीक्वेंस आपको पढ़ाऊंगा। एब्जॉर्ब लाइट, जब मैं लाइट की बात करता हूं तो आपने पढ़ा है ये एक प्रकार की वेवलेंथ होती है। एक प्रकार की क्या होती है? वेवलेंथ होती है। क्लियर हो गई बात? तो पिगमेंट ने क्या एब्जॉर्ब किया? लाइट एब्जॉर्ब किया। पिगमेंट ने क्या एब्जॉर्ब किया? लाइट एब्जॉर्ब किया। और वो एक प्रकार की क्या होती है? वेवलेंथ होती है। क्या होती है वो? वेवलेंथ होती है। तो पिगमेंट है, उसने क्या एब्जॉर्ब किया? लाइट को एब्जॉर्ब किया और वो एक प्रकार की वेवलेंथ होती है। उसके बाद क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है और जो लाइट एनर्जी है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में। कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में और उससे फाइनली मेरे पास क्या होगा? उससे फाइनली मेरे पास ये तीन चीजें बनने वाली हैं, NADPH, ATP और ऑक्सीजन। ये तीन चीजें बनेंगी। ये प्रोडक्ट है मेरे पास, ये मेन प्रोडक्ट है एक तरीके से। ये प्रोडक्ट है बेटा, बोल सकते हो, जो डार्क रिएक्शन में यूज होंगे। और ये बाई प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट तो तीनों है पर अगर आप ध्यान से देखो ये बाई प्रोडक्ट है, एक तरीके का वेस्ट है ना, प्लांट का वेस्ट है। वेस्ट का क्या मतलब होता है? जो किसी प्रोसेस में बनता है और आगे यूज नहीं होगा। ये कहां यूज होगा? डार्क रिएक्शन में। तो इसका मतलब आज हमें क्या सीखना है? पिगमेंट क्या होते हैं, पिगमेंट कैसे काम करते हैं, पिगमेंट के टाइप क्या हैं, और हमें लाइट रिएक्शन के स्टेप के बारे में पढ़ना होगा। अब यहां से आपका एक प्रॉपर तरीके से जर्नी आज की स्टार्ट होगी और आप मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले लास्ट क्लास में मैंने आपको एक डिस्कशन दिया था कि आपको अगर पूछा जाए, या मैं छोटी क्लास के बच्चों से, इवन ड्रॉपर बैच में भी, या 12th के अगर आप बच्चे हैं तो कभी हम पूछते हैं कि व्हाट इज पिगमेंट। तो जब हम ये सवाल पूछते हैं आपसे कि पिगमेंट क्या है, तो बहुत सारे बच्चों का जो जवाब आता है, जो हमें मिलता है बेसिकली, वो ये मिलता है कि यार पिगमेंट जो है कलर होते हैं। पर हम आपको एक अलग डायरेक्शन में सोचने को आज मतलब मजबूर करेंगे और देखेंगे कि आप कैसे इस बात को सोच पा रहे हो। आपका फोकस आना चाहिए इस चीज पे, एकदम आपने फोकस पूरा मेरी तरफ ले लो और जो चीजें लिख रहे होगे वो साथ के साथ रुक कर थोड़ा प्रॉपर वे में लिखना है ना, बस सुनो सिर्फ ध्यान से। सबसे पहला सवाल अगर मैं आपसे पूछता हूं पिगमेंट क्या है, तो आपने ये समझना है कि जब नेचर में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आया था तो उसका मतलब था CO2 से ग्लूकोज बनाना, और उस वक्त केमिकल रिएक्शन से एनर्जी यूज होती थी। वो केमिकल एक ओशियन में था, क्योंकि लाइफ किस में आई थी? ओशियन में। धीरे धीरे वो केमिकल खत्म होने लगा, तो मेरे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म आए, कुछ ऐसे सेल आए जिन्होंने एक ऐसा केमिकल इवॉल्व किया जो सन की वेवलेंथ को कैप्चर कर सकता है। उनमें कलर भी होता था, एक अलग चीज है। लेकिन हम ये समझना चाह रहे हैं कि सबसे पहले कीमो ऑटोट्रॉफ आए थे नेचर में। उसके बाद क्या हुआ? कुछ ऐसे सेल्स आए जिन्होंने केमिकल इवॉल्व किया जिसका नाम हम पिगमेंट समझते हैं। पिगमेंट क्या था? वो एक ऐसा केमिकल होता है जिस पर अगर सनलाइट पड़ती है तो वो उसके एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। पिगमेंट क्या है? पिगमेंट एक ऐसा कंपाउंड होता है, केमिकल कंपाउंड, तो उस पर सन की जो वेवलेंथ पड़ती है, अगर आप ध्यान से सोचो, सन की सिंगल वेवलेंथ नहीं आती।
सन की पूरी स्पेक्ट्रम आती है ऐसे, उनमें से वो एक सिंगल वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि पिगमेंट इज अ केमिकल कंपाउंड जो इस रेंज ऑफ वेवलेंथ में से कोई एक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि पिगमेंट क्या है, व्हाट इज पिगमेंट, है ना। पिगमेंट क्या है? तो पिगमेंट वो केमिकल कंपाउंड है, ध्यान से देखें, जो क्या करेगा, सुन ले ध्यान से, इट इज अ केमिकल कंपाउंड, इट इज अ केमिकल कंपाउंड which can absorb a fixed wavelength। जब हम ये बात लिख रहे हैं फिक्स वेवलेंथ, यहां मेरा कहने का मतलब है सिंगल वेवलेंथ, है ना, कोई सिंगल वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है, उसे हम कहते हैं पिगमेंट। उसे हम क्या बोलते हैं? पिगमेंट बोलते हैं। ये चीज समझ में आ गई? अब हम ये कह रहे हैं कि पिगमेंट अगर वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है, इससे वो करेगा क्या? उससे वो ये करेगा कि जो ये वेवलेंथ आ रही है, ये एक प्रकार की लाइट एनर्जी है, इट इज अ टाइप ऑफ लाइट एनर्जी। ये इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल देगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ये इस लाइट एनर्जी को किस में बदल देगा? केमिकल एनर्जी में बदल देगा। तो हम यहां पर क्या क्लियरली लिख रहे हैं बेटा यहां पर कि इट इज अ केमिकल कंपाउंड। आप देखिए ध्यान से, इट इज अ केमिकल कंपाउंड which can absorb a fixed wavelength, single wavelength। दूसरा क्या होगा? it can convert light energy into chemical energy। कैसे? अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट आर केमिकल रिएक्शन, अगर आप एक सिंपल सी बात बताओ मुझे कि अगर मैं आपसे पूछूं, छोटी क्लास में आपने पढ़ा व्हाट आर केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं ना, तो एक तरीके की केमिकल एनर्जी का मतलब एक तरीके से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देगा, इसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देगा। तो आज आपने एक बात क्लियर समझ ली कि पिगमेंट एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जिस पर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएंगे। अब यहां से आपको एक सवाल मन में आता है, क्या आप सारे पिगमेंट, आप समझो ध्यान से, क्या सारे पिगमेंट एक ही वेवलेंथ एब्जॉर्ब करते हैं या बहुत अलग अलग टाइप के पिगमेंट होते हैं? क्लियर है? तो मैं आपसे एक चीज बताना चाह रहा हूं कि जब हम बात करते हैं सनलाइट की, तो एक सिंगल वेवलेंथ नहीं आती, रेंज आती है, पूरी रेंज समझ में आता है, अलग अलग वेवलेंथ आती है। अगर मेरे पास पिगमेंट एक ऐसा हो जो सिर्फ एक वेवलेंथ एब्जॉर्ब करे, वो थोड़ा सा अजीब लगता है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि ठीक है, एक पिगमेंट एक वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा, क्यों ना बहुत सारे टाइप के पिगमेंट लगा दें जो अलग अलग वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर सके। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि पिगमेंट एक केमिकल कंपाउंड है जो सिंगल वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है, बट प्लांट ने या किसी भी ऑर्गेनिज्म ने अलग अलग टाइप की वेवलेंथ, अलग अलग टाइप के पिगमेंट बनाए जो डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर सके। इसका मीनिंग यह हुआ क्योंकि सनलाइट से पूरा स्पेक्ट्रम आता, रेंज आती है, तो हमारे पास पिगमेंट की टाइप होती है जो क्या कर सकता है? अलग अलग वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर सकता है। जब हम बात करते हैं अलग अलग वेवलेंथ एब्जॉर्ब करने की, तो हमारे दिमाग में यह भी आता है कि पिगमेंट पर यह प्रॉपर्टी कैसे आएगी कि वो कैसे अलग अलग वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा, ये कैसे प्रॉपर्टी आएगी। तो जब हमने इस बात को सोचा तो हमने ये पाया कि पिगमेंट्स के केमिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, इस वजह से वो अलग अलग वेवलेंथ एब्जॉर्ब करते हैं। तो मैं अगर आपसे कहूं टाइप ऑफ पिगमेंट, ये किस बेस पर होगा कि पिगमेंट्स का क्या अलग होगा? स्ट्रक्चर डिफर होता है, ठीक है, और वो क्या करते हैं? अलग अलग वेवलेंथ एब्जॉर्ब करते हैं। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, कैरोटिनॉइड है, ज़ेंथोफिल है, ये चार पिगमेंट के नाम ले रहा हूं, कौन कौन से? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड और ज़ेंथोफिल, ये चार पिगमेंट के आपसे मैंने नाम ले दिए। तो मैं आपसे अगर मैं आपसे पूछूं इन चारों पिगमेंट में क्या अंतर होगा, तो सबसे पहला आंसर होना चाहिए आपका कि सर इनका स्ट्रक्चर अलग होगा, ठीक है। दूसरा आंसर ये होना चाहिए कि ये अलग वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि एक टाइप का पिगमेंट एक ही वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? चैट में बता दो, आगे चल रहे हैं। ठीक है, सन से डिफरेंट वेवलेंथ आती है।
क्लियर? यहां तक क्लियर है? क्लियर है यहां तक? यस, बहुत बढ़िया। हाँ, तो यहां से आपको मेरी एक बात समझ में आ जानी चाहिए बेटा। देखो, मैं प्रॉपर कोशिश कर रहा हूं आपको सारा समझ आ जाए। तो यहां से आपको मेरी एक बात समझ में आ गई यार, पिगमेंट एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है। तो टाइप ऑफ पिगमेंट क्या होते हैं? दे स्ट्रक्चर डिफर करता है, मींस डिफरेंट पिगमेंट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर। डिफरेंट पिगमेंट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर, हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर, अलग अलग स्ट्रक्चर होंगे, केमिकली अलग होगा। ठीक है। और क्या होगा? और क्या होगा? डिफरेंट पिगमेंट एब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ, एब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बेटा, पिगमेंट दिखता है कि नहीं दिखता, ये बात की बात है, पर पिगमेंट क्यों आए थे नेचर में, ये क्लियर हो गया। अब आगे आप क्रॉस क्वेश्चन मत पूछो, बस ये बताओ जितना मैंने समझाया वो समझ आ गया कि नहीं, क्योंकि आपको भी मैंने पूरा बताया नहीं, आगे की कहानी बाकी है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, डिफरेंट पिगमेंट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर। हां, 4 पिगमेंट, 4 वेवलेंथ, सारी बातें करेंगे अभी। आ जाओ जल्दी से। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं बेटा, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ठीक है, हमने ये समझ लिया कि पिगमेंट का डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, डिफरेंट। तो अब आपको मैं अगर यहां पर ऐड करूं तो मैं आपको ये कह सकता हूं, ध्यान से देखना। मैं आपको, अगर मेरी बात समझ में आई, तो एक बच्चे ने पूछा कि यार सनलाइट कैसे टूटती, जरा उसको भी डिस्कस कर लेते। देखो, सबसे पहले ये देखो, ये देखो, ध्यान से सुनना। तो मेरे पास हायर प्लांट्स में, क्योंकि इन हायर प्लांट्स, ध्यान से देखना, इन हायर प्लांट्स मेरे पास 4 टाइप ऑफ पिगमेंट हैं। 4 टाइप ऑफ पिगमेंट होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। 4 टाइप के पिगमेंट हैं, उनके नाम लिख देते हैं। मैं अगर CHLA लिख रहा हूं, इसका मतलब है क्लोरोफिल ए। इसका क्या मीनिंग है? क्लोरोफिल ए। अगर मैं CHLB लिख रहा हूं तो इसका मतलब है क्लोरोफिल बी। और अगर मैं कैरोटिनॉइड लिख रहा हूं, और मैं क्या लिख रहा हूं? ज़ेंथोफिल लिख रहा हूं। क्लियर? मैं ये लिख रहा हूं, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, आप इसको ये क्लियर होना चाहिए कि क्लोरोफिल ए, ध्यान से सुनेंगे, क्लोरोफिल ए इज दिस, क्लोरोफिल बी इज दिस, कैरोटिनॉइड इज दिस, एंड ज़ेंथोफिल इज, ये 4 तरह के पिगमेंट है। ठीक है, मैंने 4, इनके स्ट्रक्चर अलग होंगे। अब बच्चों के मन में सवाल आता है, इसका मतलब सर सनलाइट में से क्या हम 4 ही वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर सकते हैं? नहीं, एक्चुअल में क्या होता है, जैसे ये क्लोरोफिल बी है ना, मान लो ये क्लोरोफिल बी है, इस क्लोरोफिल बी के भी अलग अलग टाइप होते हैं। ऐसे अलग अलग टाइप हैं क्लोरोफिल बी के, मतलब क्लोरोफिल बी भी कई टाइप के होते हैं। और ये टाइप किस बात में होती है? फॉर्मूला हो सकता है सेम हो, लेकिन उसका स्ट्रक्चर हल्का डिफर करेगा ताकि वो अलग अलग पिगमेंट एब्जॉर्ब कर सके। मेरी बात सुन, वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर सके। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि सनलाइट से पूरी रेंज आती है, सनलाइट से पूरी क्या आती है? रेंज आती है। तो मेरे पास ये देखो, ये 4 तरह के पिगमेंट है जिनके अपने एक केमिकल फॉर्मूला होगा। जैसे आप पढ़ते हो ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, वो एक फॉर्मूला है। लेकिन मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि क्लोरोफिल बी की भी टाइप होती है ना। जैसे ये एक क्लोरोफिल बी है, देखो, दिस इज वन क्लोरोफिल बी, दिस इज अनदर क्लोरोफिल बी, दिस इज अनदर क्लोरोफिल बी। अब ये क्लोरोफिल बी हैं सारे तीनों, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी। फर्क क्या है कि ये अगर 500 नैनोमीटर एब्जॉर्ब कर रहा है तो ये वाला क्या करेगा? 510 नैनोमीटर करेगा। ये वाला क्या करेगा? हो सकता है 520 नैनोमीटर एब्जॉर्ब करे। ये समझ पा रहे हो? इसका मतलब मुझे ये क्लियर हो गया, पिगमेंट तो 4 टाइप के होते हैं, पर इन 4 टाइप में भी कुछ कुछ पिगमेंट्स की अलग अलग टाइप बनती है जो अलग अलग वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं लिखता हूं कि क्लोरोफिल बी अलग अलग वेवलेंथ वाले भी होते हैं, तो ये आपको बात अब समझ आनी चाहिए। और यहां से आपको क्लियर हो गया
कि पिगमेंट की 4 टाइप होती है जिनके अपने एक फॉर्मूले होंगे। फॉर्मूला मतलब एक केमिकल फॉर्मूला होगा, जैसे मैं आपको भी लिख दूंगा, एक दो का केमिकल फॉर्मूला होगा। जैसे मान लो क्लोरोफिल ए का हम लोग मान लो फॉर्मूला लिख दे, तो मैं लिख सकता हूं ऐसे, देखो ध्यान से, C55 H72, ठीक है, O5 N4 Mg, ऐसा मैंने लिख दिया इसका फॉर्मूला। क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला मान लो मैंने ऐसे लिख दिया H70 O6 N4 Mg। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्लोरोफिल बी जो है इसका फॉर्मूला ये है, ए का ये है, और बी में भी टाइप होती है जो अलग अलग वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर सके। क्लियर हो गया? तो पिगमेंट क्या है? केमिकल है जो क्या एब्जॉर्ब करेगा, क्या एब्जॉर्ब करेगा, बताओ जल्दी से। पिगमेंट क्या है? केमिकल है जो क्या एब्जॉर्ब करेगा, एक फिक्स वेवलेंथ। पिगमेंट्स एक में होता है कि भाई वो कौन सी वेवलेंथ, 500 करी, 510 करी, 20 करी, मेनली 4 होते हैं, और उन 4 में भी पिगमेंट्स की टाइप बनती रहती है ताकि वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर सके। क्लियर है? क्लियर? जल्दी बताओ। ये सब पढ़ा रहा हूं बेटा, अभी कहां, हां मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये कहां मतलब टूटेगा पानी, क्या होगा, वो सब पढ़ा रहा हूं। अभी पहले पिगमेंट समझ लो। सुरेंद्र कुमार बेटा, हैंड रिटन नोट्स आपको मैंने फोटोसिंथेसिस के तो भेज दिए थे, है ना? क्लियर है यहां तक? अच्छा, रिपीट नहीं करेंगे बेटा, रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि बहुत मैं फोकस करके पढ़ा रहा हूं आपको। मैं अगर अब मैं बोलता हूं रिपीट नहीं करेंगे, फिर मैं रिपीट कर देता हूं, पर कोई बात नहीं। मैंने आपको पढ़ाया है सबसे पहले व्हाट आर पिगमेंट, केमिकल कंपाउंड। अच्छा, आपसे अगर मैं पूछूं केमिकल नेचर ऑफ पिगमेंट, केमिकल नेचर ऑफ पिगमेंट क्या है? अगर आपसे कोई पूछे केमिकल नेचर पिगमेंट का क्या है, एक मैंने लिख दिया प्रोटीन, दूसरा मैंने लिख दिया कार्बोहाइड्रेट, तीसरा मैंने लिख दिया लिपिड, मोस्टली जो होता है, ऐसा नहीं और भी हो सकते हैं, और फोर्थ मैंने लिख दिया बेटा यहां पर आप नॉर्मली केमिकल नेचर क्या होता है। नॉर्मली जो क्लोरोफिल का, चलो क्लोरोफिल लिख देते हैं, और भी पिगमेंट होते हैं, ठीक है, और मान लो मैंने न्यूक्लिक एसिड लिख दिया। मेरी बात सुनना ध्यान से, क्या आप फॉर्मूला देख रहे हो ध्यान से? मैं आपको एक पहचानने का तरीका बताता हूं। देखो, अगर कोई कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट है तो C6H12O6, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन की संख्या लगभग बराबर होती है। अगर कोई चीज लिपिड या फैट होती है उसमें ऑक्सीजन का नंबर बहुत कम होता है कार्बन के कंपैरिजन में। देखो ध्यान से, यहां कार्बन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन का नंबर बहुत कम है। तो तरीका क्या होता है कि अगर मैं आपसे कहूं पिगमेंट क्या है, आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो? नॉर्मली कोई फॉर्मूला देके अगर आपसे कोई पूछ ले तो पहचानने का तरीका क्या होता है? अगर कार्बन और ऑक्सीजन का नंबर लगभग सेम है, एग्जैक्ट सेम नहीं, लगभग सेम है, तो वो कार्बोहाइड्रेट होता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन का नंबर काफी ज्यादा कम होता है तो वो चीज केमिकली लिपिड होती है, क्योंकि लिपिड को हम बोलते हैं, देखो व्हाट इज फैट, फैटी एसिड, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, इतना आपको पता होना चाहिए। अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की लंबी चेन बनाऊं तो मुझे बताओ, तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन तो काफी सारे होंगे ना, क्या कम होगा? ऑक्सीजन कम होगा। तो फैट बने हैं फैटी एसिड के, फैटी एसिड इज नथिंग बट अ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मेरे को यह समझाना है आपको कि लिपिड आर केमिकली दैट कंपाउंड जहां ऑक्सीजन की संख्या कम होती है, ऐसे आप पहचानते हो। तो इस फॉर्मूले से ये क्या बन जाएगा? लिपिड बन जाएगा। आपको समझ आया कैसे आइडेंटिफाई करना है? बताओ बेटा, क्लियर है? ठीक। हां, प्रोटीन जो होगा बेटा उसमें नाइट्रोजन काफी ज्यादा होता है, प्रोटीन और अमीनो एसिड में, न्यूक्लिक एसिड में भी काफी ज्यादा होता है। मेन कंफ्यूजन रहती है फॉर्मूला देखकर कि ये लिपिड है कि कार्बोहाइड्रेट है। अगर कार्बन और ऑक्सीजन की संख्या लगभग बराबर है या बहुत कम डिफरेंस है तो वो कार्बोहाइड्रेट होगा, अगर बहुत ज्यादा कम है तो क्या होगा? लिपिड होगा। ऐसे पहचान लेंगे। तो पिगमेंट्स नॉर्मली हम, हां एक कह रहा है एक बार और, तो तुम बेटा क्या पढ़ रहे हो फिर? ऑर्गेनिक टाइम पास करते हो पढ़ते हुए हैं? ठीक है, हाँ आ जाओ, इधर आ जाओ बेटा।
इधर आ जाओ। अब आओ, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि यार सनलाइट है, देखो जरा, ये सन है, बढ़िया, खुश होता हुआ सन, है ना, ठीक है। मेरी बात समझना, इससे पूरी रेंज आती है, अलग अलग वेवलेंथ आती है, ऐसे वेवलेंथ आती है, पूरी रेंज आती है। मैंने क्या किया, इसको बोल दिया ये विजिबल है, विजिबल स्पेक्ट्रम है। तो विजिबल स्पेक्ट्रम कितना होता है, मैं एक्चुअल में क्या कह रहा हूं, हेडिंग ये है कि विच वेवलेंथ इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। कौन सी वेवलेंथ इंपॉर्टेंट है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, कौन सी वेवलेंथ इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ रहे हैं हम लोग, ध्यान से समझना। ये विजिबल स्पेक्ट्रम हो गया। विजिबल स्पेक्ट्रम की जो वेवलेंथ होती है वो 390 से 760 नैनोमीटर होती है। कितनी होती है, 760 नैनोमीटर। इसे आप विबग्योर कहते हो। और मेरे पास जो पार होता है, पार जो होता है वो 400 से 700 नैनोमीटर होता है। तो इसे हम कहते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। एक्टिव रेडिएशन, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ, ध्यान से सुने, इसका मतलब यह हुआ, अगर आपको क्वेश्चन आता है, इज प्लांट कैन एब्जॉर्ब ऑल वेवलेंथ फ्रॉम सन, रॉन्ग। इज प्लांट कैन एब्जॉर्ब ऑल वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, रॉन्ग। प्लांट कैन एब्जॉर्ब 400 to 700 nanometer from visible wavelength. Now this 400 to 700 nanometer is known as PAR. इसका मतलब यह हुआ कि फोटोसिंथेसिस इस वेवलेंथ पर होती है। तो कौन सी वेवलेंथ पर फोटोसिंथेसिस होती है, वो होती है किस पर, पार पे। तो पार क्या है, 400 से 700 नैनोमीटर। दिस मींस पार इज अ पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। किसका पार्ट है, विजिबल स्पेक्ट्रम का पार्ट है। आपको समझ आ रहा है, जो लाइट हमें दिखती है उसमें 390 से 760 है, उसमें से पार कितना है, 400 से 700 है। ये आपका इकोसिस्टम में दे रखा है, और पार ही काम आता है किसके, प्लांट के। क्लियर हो गया बेटा। पार की फुल फॉर्म देखो ना, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन मींस pigment can absorb only PAR. Only PAR. Clear? बेटा बाकी एक सवाल आपने पूछा कि बाकी वेवलेंथ क्यों नहीं एब्जॉर्ब होगी। यार बाकी वेवलेंथ एब्जॉर्ब क्यों नहीं होगी, क्योंकि पिगमेंट नहीं एब्जॉर्ब कर पा रहा है। आप समझो इस बात को। अगर मैं आपसे पूछूं कि अल्ट्रावायलेट पे फोटोसिंथेसिस होगी, आपको कहना चाहिए नहीं सर, क्योंकि वो अल्ट्रा वायलेट है, वायलेट से ज्यादा है ना, मतलब उस तरीके से। तो हम आपको ये कह रहे हैं, या इंफ्रारेड जो है उस पे फोटोसिंथेसिस करेंगे, नहीं होगी। तो जो वेवलेंथ पार का हिस्सा है उसी पर होगी, ठीक है, सारे विजिबल पे भी नहीं होगी। आप समझो, क्योंकि जब तक पिगमेंट एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगी। पिगमेंट काम करना चाहिए ना, क्योंकि पिगमेंट, मान लो मैं कहता हूं कि मैंने ग्रीन शर्ट पहन ली, क्या वो ग्रीन है, कलर है, हाँ कलर है, क्या वो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, नहीं, तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगी। फोटोसिंथेसिस होने के लिए एक वेवलेंथ एब्जॉर्ब करनी चाहिए। कौन सी एब्जॉर्ब होती है, 400 से 700। क्लियर, हाँ। और पार जो है टोटल का कितना होता है, आप देख रहे हैं, टोटल का 50% होता है। बेटा पेपर क्रोमेटोग्राफी अभी नहीं पढ़ाया, जो टॉपिक नहीं पढ़ा उसकी बात नहीं करो मेरे से, जब पढ़ा दूं तो आ जाएगा। क्लियर है बेटा, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है यहां तक 400 से 700, आ जाओ आगे आ जाओ। अब सवाल यह है कि हमने इतनी देर पिगमेंट के बारे में बात की, पिगमेंट कैसे काम करेगा इसको अब सीखने जा रहे हैं। अब मेरे को 100% फोकस आपके पास, आपका मेरी तरफ चाहिए। मैंने जितनी बातें पढ़ाई मैं बहुत डीप में पढ़ाया आपको, मुझे सिर्फ आपसे ये चाहिए कि क्या आपको ये समझ में आ गया, पिगमेंट एक केमिकल कंपाउंड होता है जो केमिकली जनरली लिपिड होता है। कुछ प्रोटीन भी होती हैं जो पिगमेंट की तरह काम करती हैं, पर पिगमेंट इज जनरली प्रोटीन। जनरली क्या होता है, प्रोटीन होता है, सॉरी
जनरली लिपिड होता है। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात क्या है, पिगमेंट एक सिंगल वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है, इसलिए हम वर्ड यूज करते हैं फिक्स वेवलेंथ। हम क्या वर्ड यूज करते हैं, फिक्स वेवलेंथ। ये दो बात समझ में आ गई। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी वेवलेंथ काम आती है, 400 से 700। सवाल पूछूं क्यों, क्योंकि ऐसा कोई पिगमेंट नहीं होगा जो इसके अलावा वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर सके। ये तीन बातें अगर आपको आ गई हैं तो अब हम आगे चल सकते हैं। क्या हम फोकस आपका ले लेते हैं दोबारा से और आगे चलते हैं? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ। अब हमारे मन में सवाल ये उठा अगला कि यार पिगमेंट काम कैसे करता है। हमने ये तो समझ में आ गया कि पिगमेंट लाइट एब्जॉर्ब करता है, जिसको मैं दिखा सकता हूं। एक रेंज ऑफ वेवलेंथ आएगी, आप ध्यान से देखें, एक रेंज ऑफ वेवलेंथ आएगी, उसमें से वो सिंगल वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा। देखो एक रेंज आ रही है, उसमें से उसने एक सिंगल वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर ली। मान लो ये 400 थी, ये 600 थी, ये मान लो 500 थी, तो इसने 500 एब्जॉर्ब कर ली, सिंगल वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर ली। इतना आपको समझ आ गया। होता क्या है, जब इसने वेवलेंथ एब्जॉर्ब करी तो इलेक्ट्रॉन इसका एक्साइट हो गया। क्या हो गया, कौन एक्साइट हो गया, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया। इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक्साइट हो गया। बेटा मेरी बायो में हल्की केमिस्ट्री की फील आती है और इसलिए वो ज्यादा समझ आएगी आपको, क्योंकि मैं लॉजिक डेवलप करूंगा आपके। ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया, ध्यान से सुनेंगे। मैंने क्या किया बेटा, ये 500 नैनोमीटर यहां पर, यहां पर मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर दिया। मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर दिया। इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन की जो है एनर्जी हाई है। क्या है, एनर्जी हाई है। अब आपको पता है केमिस्ट्री से कि इलेक्ट्रॉन बहुत लंबे समय तक एक्साइटेड नहीं रह सकता, ये वापसी आएगा ग्राउंड स्टेट पे। ध्यान सुनेंगे, ये वापसी आएगा ग्राउंड स्टेट पर ऐसे, ठीक है। तो जब ये ग्राउंड स्टेट पर आएगा तो हम यहां पर बिल्कुल क्लियर हैं इस बात को लेकर कि मेरे पास क्या हुआ, व्हेन लाइट फॉल, व्हेन पिगमेंट एब्जॉर्ब वेवलेंथ, पिगमेंट ने क्या एब्जॉर्ब करी, वेवलेंथ एब्जॉर्ब करी, तो उससे क्या हो गया आपको पता है, उससे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए। अब जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, तो जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है, आप समझे ध्यान से, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो है, इट कम बैक ऑन ग्राउंड स्टेट। वो किस पर आ गया, ग्राउंड स्टेट पर वापसी आ गया, ऐसे वापसी आ रहा है, और वो एनर्जी रिलीज कर रहा है। वो क्या कर रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है। ध्यान से देखना बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि जब वो ग्राउंड स्टेट पर आ रहा है तो वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, ये एनर्जी रिलीज कर रहा है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आनी चाहिए। अब देखो, ये जो एनर्जी रिलीज होगी, दिस एनर्जी रिलीज कैन बी इन फॉर्म ऑफ, ये किस फॉर्म में रिलीज हो रही है, फॉर्म ऑफ, ध्यान से सुनना, मान लो हीट की फॉर्म में, ठीक है, लाइट की फॉर्म में, ये दो हो सकता है। तीसरा और चौथा हमारे काम का है, थर्ड फोर्थ हमारे मेन काम का है। अगर मैं आपसे कहूं कि कई बार क्या होता है कि जब पिगमेंट ने इलेक्ट्रॉन एक्साइट किए, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन वापसी आता है, तो कुछ हीट रिलीज हो सकती है, कुछ लाइट रिलीज हो सकती है, पर एक चीज और हो सकती है कि मेरे पास एक वेवलेंथ हो, ध्यान से सुनेंगे, एक वेवलेंथ रिलीज हो विच इज एब्जॉर्ब बाय अनदर पिगमेंट, क्योंकि लाइट भी तो वेवलेंथ है, अनदर पिगमेंट। आप समझो ध्यान से। और फोर्थ क्या हो सकता है, इट कैन प्रोवाइड एनर्जी फॉर सम केमिकल रिएक्शन। ये चार पॉसिबिलिटी होती हैं जब पिगमेंट क्या करता है, एक वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है। मेरा मेन फोकस इन दोनों पर है। मैं आपको यह समझा रहा हूं कि कोई भी पिगमेंट जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है और जब वो वापसी आता है एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, तो हमने लाइट एनर्जी को एक दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। वो जो एनर्जी है
वो हीट की लाइट की फॉर्म में रिलीज हो सकती है। इसके अलावा वो ऐसी वेवलेंथ में रिलीज होती है जिसे दूसरा पिगमेंट एब्जॉर्ब कर सकता है। आप समझो इस बात को, मतलब जब वो एनर्जी रिलीज हुई वो एक ऐसी वेवलेंथ में कन्वर्ट हो गई जिसे कोई दूसरा पिगमेंट एब्जॉर्ब कर सकता है। तीसरा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या है, इट कैन प्रोवाइड एनर्जी फॉर सम केमिकल रिएक्शन। ये एक तरह के केमिकल रिएक्शन के लिए ऊर्जा, एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। अगर मैं आपसे कहूं क्लास 10th में केमिकल रिएक्शन का एक चैप्टर था जहां आपको पढ़ाया गया था कि अर्थ पर वन ऑफ द फास्टेस्ट रिएक्शन कौन से हैं, दैट आर फोटोकेमिकल रिएक्शंस। ये आपने क्लोरोफॉर्म वाला रिएक्शन भी शायद पढ़ा होगा। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन जो इस लाइट की वजह से हुई, उनको हम क्या नाम देते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसीलिए इसी फोटोकेमिकल रिएक्शन, या इनको एक और नाम दे सकते हो लाइट रिएक्शन। तो आपने एक सिंपल सी बात समझनी है कि पिगमेंट जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है लाइट की, तो वो दूसरे पिगमेंट को दे सकता है। सिंपल भाषा में वो दूसरे पिगमेंट को अपनी वेवलेंथ दे सकता है या खुद एक केमिकल रिएक्शन करा सकता है जिसे फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। ये क्या बात आपको क्लियर हो गई? पिगमेंट जब कोई वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है उससे उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है। जब इलेक्ट्रॉन वापसी आता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी किसको मिलेगी? सुन लो ध्यान से, उस एनर्जी या उस वेवलेंथ को वो दूसरे पिगमेंट को दे सकता है या कोई केमिकल रिएक्शन करा सकता है जिसे फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। हमारा फोकस इन लास्ट की दो बातों पे ज्यादा रहेगा, फोकस रहेगा। ये मेन पॉइंट्स हैं जिस पे डिस्कस करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एनी पिगमेंट कैन ट्रांसफर वेवलेंथ टू अनदर पिगमेंट और इट कैन परफॉर्म सम केमिकल रिएक्शन। एनी पिगमेंट, क्या आपको ये बात समझ आ गई? ट्रांसफर, एब्जॉर्ब वेवलेंथ टू another pigment or it can perform some chemical reaction। मुझे ऐसा लग रहा है ये यहां तक तो समझ आ गया होगा। क्लियर है? अनदर, हाँ पिगमेंट, सॉरी ये अनदर पिगमेंट लिखेंगे। हाँ ये लिखने में गलती हुई है ना बेटा। हाँ बेटा, लाइट भी रिलीज हो सकती है। लाइट कैसे रिलीज हो सकती है भाई? कोई भी चीज, अगर आपसे मैं कहूं कि जो ऑर्गेनिज्म बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस मतलब जो रात में चमकते हैं, जुगनू हो गया है ना, वो क्या करता है? वो जो एनर्जी रिलीज कर रहा है जो विजिबल स्पेक्ट्रम में पड़ रही है, तभी लाइट आ रही है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? एक कह रहा है फिर से रिपीट कैसे करूं बेटा बता। अब इससे ज्यादा तो क्या क्लियर पढ़ाऊंगा मैं, सिंपल तेरे को समझा रहा हूं। ये पिगमेंट है, इस पे लाइट पड़ी, इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, ज्यादा देर तक नहीं रह सकता, वापसी ग्राउंड स्टेट पर आएगा, उसने एनर्जी रिलीज करी। दो काम है, वो वेवलेंथ कोई दूसरा पिगमेंट एब्जॉर्ब कर सकता है या उससे केमिकल रिएक्शन करा सकते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, इतना क्लियर है, बस इतनी बात ध्यान रखो। हाँ क्लियर? हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अब तो वी मेनली फोकस ऑन टू फंक्शन ऑफ पिगमेंट। फर्स्ट इज कि हाउ वन पिगमेंट ट्रांसफर एनर्जी टू अनदर पिगमेंट। बहुत ध्यान से समझना, मैं इस पे फोकस करने वाला हूं। देखो भाई, ये एक पिगमेंट है, ये एक और यहां पर पिगमेंट है, और एक पिगमेंट ये रहा। समझना ध्यान से, ठीक? यहां पर सनलाइट आई, लाइट आई एक तरीके से,
ये एब्जॉर्ब करता है किस पे, देखो ध्यान से, ये एब्जॉर्ब करता है 500 नैनोमीटर पे, ये एब्जॉर्ब करता है 450 पर, ये एब्जॉर्ब करता है 520 पर। देख पा रहे हो, क्लियर है, विजिबल है, विजिबल है कि नहीं, देख लो। ठीक है, मैं नीचे भी लिख देता हूं दूसरे कलर से। ये 500 पे काम करता है, ये 450 पे काम करता है और ये 520 पे काम करता है। इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ और ये वापसी आया। इसने क्या करा, इसने एनर्जी वो इमिट कर दी, मतलब वो वेवलेंथ इसने इमिट कर दी, ये एनर्जी है, ये वेवलेंथ निकल दी। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, सवाल ये है कि ये किसको देगा। आप ध्यान से देखो, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो सम एनर्जी यूज हो जाएगी, यूज इन एक्साइटेशन। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि मेरे पास एनर्जी डिक्रीज करेगी बट वेवलेंथ बढ़ जाएगी। क्या होगी, वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी। इसका यह मतलब हुआ कि ये 500 वाला क्या इसको एनर्जी दे सकता है या इसको देगा, ये इसको नहीं दे सकता, इसको देगा। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी कोई पिगमेंट कोई वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है और वो एक्साइट करता है इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन वापसी आते हैं, तो वो एनर्जी हमेशा अपने से ज्यादा वाले को देगा, क्योंकि कुछ एनर्जी क्या हो गई, खर्च हो गई। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो इसका मतलब मेरे पास क्या होगा, मेरे पास क्या होगा बेटा, मेरे पास ये होगा कि पिगमेंट ऑलवेज ट्रांसफर वेवलेंथ टू पिगमेंट which absorb at higher wavelength। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? इसका मतलब यह हुआ कि जिसने 500 नैनोमीटर एब्जॉर्ब किया है वो 450 वाले को नहीं दे सकता, वो 520 वाले को देगा, अपने से ज्यादा वाले को देगा वेवलेंथ। क्यों देगा? क्योंकि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। वेवलेंथ बढ़ जाएगी, एनर्जी घट चुकी है क्योंकि कुछ एनर्जी खर्च हो गई थी, तो वो इसको ट्रांसफर करेगा, इसको नहीं देगा। तो आज हमने एक बात और सीखी कि पिगमेंट आर द केमिकल कंपाउंड विच कैन एक्साइट इलेक्ट्रॉन एट अ फिक्स वेवलेंथ एंड दीज वेवलेंथ्स आर ट्रांसफर टू अनदर पिगमेंट विच एब्जॉर्ब एट हायर वेवलेंथ। क्या आपको ये बात क्लियर है? मुझे लग रहा होनी चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं एक पिगमेंट ने 410 नैनोमीटर एब्जॉर्ब करी, क्या वो 400 वाले को दे सकता है? नहीं, 420 वाले को दे सकता है। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। क्या इससे मेरे पास एक डायरेक्शन नहीं आ जाएगी? देखो जरा, इससे मेरे पास एक डायरेक्शन आ जाएगी, है ना? डायरेक्शन आ जाएगी कि भाई कैसे चल रहा है ये एनर्जी वाला काम। बढ़िया मस्त चल रहा है एनर्जी वाला काम। क्या? हाँ चल रहा है। कैसे चल रहा है देख लेते हैं। आ जाओ बेटा, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं क्लियर पढ़ा रहा हूं, पर अगर अभी भी नहीं समझ आ रहा तो कैसे बताओ, कितनी मेहनत की जाए, है ना? कोशिश तो कर रहे हैं आपके लिए बहुत, फिर भी बता देंगे, कोई बात नहीं। हाँ, यहां से एक चीज समझ में आ गई कि अगर मैं आपसे कहूं मुझे एनर्जी की एक डायरेक्शन बता दो, तो आप में से बहुत सारे बच्चे बता पाएंगे। अब वो ये कहेंगे कि सर देखो ये डायरेक्शन है हमारे पास। देखो, आपको ये चीज समझ में आई? मान लो ये अलग अलग वेवलेंथ बना देते हैं। देखो जरा, ये देख रहे हो ऐसे, ये अलग अलग वेवलेंथ के पिगमेंट्स हैं। ये कुछ ऐसा चलेगा, देखो ध्यान से, ये कर रहा है एब्जॉर्ब 450 पे, ये कर रहा है 500 पे, 520 पे, 580 पे। ठीक है, एक सेकेंड देना। ठीक है, यहां पर 410। अब देखो कहानी, अब आई असली कहानी। ये देखो जरा,
410 नैनोमीटर इसने एब्जॉर्ब करी। इसने किसको दे देना है? इसने इसको दे दिया, कहा कि तू ले ले भाई 450 वाले, क्योंकि ये इससे ज्यादा है। 450 वाले ने अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया, कहा कि भाई मैं वापसी लाया तो मैंने इसको दे दिया। 520 वाले ने 520 को दिया, 520 वाला 580 को देगा। ऐसे तो इस तरीके से डायरेक्शन आ जाती है, एनर्जी मूव करती है। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप एक चीज समझो, पिगमेंट्स बहुत सारे होते हैं, सभी पर वेवलेंथ पड़ती, वो अपने से ज्यादा वाले को ट्रांसफर करते रहते हैं, ऐसा चलता है हमारे पास। अब यहां पर एक सवाल उठता है, क्या सर 500 वाला 580 वाले को नहीं दे सकता? एक्चुअल में कैसे होता है कि जब कोई पिगमेंट एक वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है, वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके जब वो वापसी मतलब वेवलेंथ बनाता है, वो कुछ भी हो सकती है। हो सकता है वो 580 हो सकता है 520 हो, तो जो वो वेवलेंथ बनाएगा उस हिसाब से एब्जॉर्ब हो जाएगी। मतलब ये हुआ कि 500 वाले ने इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया, इलेक्ट्रॉन एक्साइट करने के बाद जो वेवलेंथ बनी वो हो सकता है 520 हो या 580 हो, कितनी खर्च होगी उस पर डिपेंड करता है। तो जो भी होगी वो पिगमेंट ले लेगा। तो इसकी मर्जी नहीं है किसको दे रहा हूं, ये तो वेवलेंथ बना देता है, जो उस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है वो ले पाता है। इससे मुझे एक डायरेक्शन मिल जाती है कि हमेशा एनर्जी मूव करेगी लो वेवलेंथ से हाई वेवलेंथ या हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ। अगर आप कभी पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो मैं आपसे कहूं ये PS2 है और ये PS1 है, और मेरे पास एनर्जी ऐसे मूव कर रही है, मतलब PS2 से वेवलेंथ PS1 पे जाती है, तो क्या PS1 से PS2 पे आ सकती? कभी नहीं आएगी, क्योंकि एनर्जी वाइज अगर आप देखो PS2 से PS1 पे जाना, इसकी एनर्जी हाई है, इसकी लो है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको 680 नैनोमीटर लिखता हूं, ये 700 पे काम करता है, तो 680 से 700 की तरफ जा सकती है। 700 से 680 पे आ सकती नहीं आएगी, क्योंकि एनर्जी क्या होती है, हमेशा हाई से लो की तरफ जाएगी। क्या ठीक है? क्लियर है ये चीज? बताओ। बिल्कुल सही है। हां बेटा, रिलीज इसलिए हो रही है क्योंकि एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा देर तक एक्साइटेड स्टेट पे नहीं रह सकता, उसको ग्राउंड स्टेट पे आना पड़ेगा, एनर्जी रिलीज होगी। वो पिगमेंट लेगा जो ज्यादा वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब करता है। हां, क्लियर? ये बच्चों को पता ही नहीं चलता कि 680 पहले क्यों लिखते हैं, 720 बाद में, सॉरी 700 नैनोमीटर वाला PS1 बाद में क्यों लिखते हैं? क्योंकि डायरेक्शन है ना, ऊर्जा की, एनर्जी की डायरेक्शन है, वो हाई से लो की तरफ जाती है या लो वेवलेंथ से हाई की तरफ जाती है। अभी पढ़ेंगे बेटा, जिसको PS नहीं पता वो छोड़ दो, PS के लिए हम बात करेंगे अभी। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, हवा में नहीं जाएगा। आगे आ जाओ भाई। अगला ये है बेटा, मैंने कहा था आपको दो चीजें, वी मेनली फोकस ऑन 2 पॉइंट्स, कि कैसे एक पिगमेंट से दूसरे पिगमेंट पर एनर्जी जाती है। अब मैंने कहा कि ये पॉइंट भी समझ आ गया। अब मैंने कहा दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट ये है, ध्यान से सुनेंगे, दूसरा पॉइंट ये है कि मेरे पास, मैंने कहा था आपको कि दो चीज कर सकते हैं, फोकस कर लो बेटा। दूसरा पॉइंट ये है कि ये मेरे पास एक पिगमेंट है, ये पिगमेंट है बढ़िया सा, इस पर मान लो एनर्जी पड़ी ऐसे 680 नैनोमीटर, और यहां से इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ। मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि ये दूसरे को भी दे सकता है। दूसरा क्या कर सकता है, इसके साथ ये एंजाइम लगे हुए हैं, यहां पर ये कुछ एंजाइम लगे हुए हैं, ये एंजाइम्स हैं। ये एंजाइम क्या करेंगे, ये एंजाइम लगे हुए हैं, तो जब ये इसका इलेक्ट्रॉन वापसी आ रहा है, उस एनर्जी से एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी से ये केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं। तो मैं आपको ये समझा रहा हूं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब, ध्यान सुने, मैंने कहा था ना दो काम जरूरी हैं। पहला तो मेरे पास क्या होगा कि सम पिगमेंट हैव एंजाइम, सम पिगमेंट हैव एंजाइम with the help of that, उस एंजाइम की मदद से, with the help of that क्या होगा, they can perform chemical reaction,
दे कैन परफॉर्म केमिकल रिएक्शन। आप समझो ध्यान से, केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। मतलब क्या होगा, जैसे मान लो ए से मैंने क्या बना दिया, AX बना दिया, या मैं इसको क्लियरली आपको समझाता हूं, मैंने NADP से क्या बना दिया, NADPH बना दिया। तो मैंने आपको यह समझाया यहां पर कि पिगमेंट जो है वो दो तरीके से काम करते हैं। पिछला तरीका यह था कि एक पिगमेंट दूसरे पिगमेंट को क्या करता है, एनर्जी दे सकता है। दूसरा तरीका यह है कि पिगमेंट के पास एंजाइम हो जो एक केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करेगा, जिसको मैं क्या बोलूंगा, फोटोकेमिकल रिएक्शन, जिसको मैं क्या नाम दूंगा, फोटोकेमिकल रिएक्शन नाम दूंगा। ये चीज समझ में आ रही है? तो अगर आपको इतनी बात समझ में आई तो अब आप देखो आप क्या समझने की हालत में हो। ध्यान से सुनना बेटा, आप क्या समझने की हालत में हो ये देखो। अब आप ये समझ गए यहां पर कि भाई दो तरीके से काम हो सकता है, दो तरीके से काम हो सकता है। हमारी ये ऑब्जर्वेशन बन गई कि भाई मेरे पास देख लो ध्यान से, मेरे पास ये ऑब्जर्वेशन बन गई आपकी। फोकस करना, 2 मिनट और देना बस मुझे, मेरी बातें सुनना। मेरे पास ये दो ऑब्जर्वेशन आपके पास बन गई। ये देखो, इसके साथ एंजाइम जुड़ा हुआ है। अगर इसको कोई वेवलेंथ मिली, मान लो मैंने 680 लिख दी, इसने इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया और उस एंजाइम की मदद से एक प्रोडक्ट बना लिया। सबस्ट्रेट को किसमें कन्वर्ट कर दिया, कोई प्रोडक्ट बना लिया, मतलब कोई केमिकल रिएक्शन कन्वर्ट कर दिया। मैं सिंपल लिख देता हूं, ए से उन्होंने बी बना लिया, एक केमिकल रिएक्शन करा दिया। एक तो ये ऑप्शन है, एक तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा क्या कर सकते हो, मैंने क्या बताया कि अगर इस पर वेवलेंथ पड़ी तो ये मान लो 420 था, ये 440 था, ये 460 था, ये 500 था, 550 था, 550 था, 560 था। तो ये क्या कर सकते हैं, वेवलेंथ को कैच खेलेंगे। ये इसको दे दी, इसने इसको दे दी, इसने इसको दे दी, और ये दो पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास। ये आप देख रहे हो, ये दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास हैं। ये दो हो सकता है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, इन दोनों को जोड़ूं, तो मैं एक सिस्टम डेवलप करूंगा जहां पर क्या होने वाला है वो समझो ध्यान से। जहां पर एक वो पिगमेंट जो केमिकल रिएक्शन करा रहा है उसे कह दूंगा रिएक्शन सेंटर, और एक ये पिगमेंट जो दूसरे पिगमेंट को दे रहे हैं उसे कहूंगा एंटीना। एक ऐसा सिस्टम बना लूंगा जहां पर ये सारे पिगमेंट अपनी वेवलेंथ इसको देंगे क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन कर रहा है। मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूं, मैं आपको यह कह रहा हूं बेटा कि जब लाइट पड़ी थी तो हम दो पॉसिबिलिटी है, एक किसी दूसरे को दे दो। रूल ये है एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, हमेशा ज्यादा वाले को देंगे। और यहां पर मैं आपको क्या बता रहा हूं कि उस वेवलेंथ से केमिकल रिएक्शन करा सकते हैं। क्या मैं इन दोनों को जोड़ के कुछ नई अरेंजमेंट दिखा सकता हूं? देखो मैं कौन सी अरेंजमेंट दिखाने जा रहा हूं, मैं आपको क्या मतलब अरेंजमेंट दिखाने जा रहा हूं वो समझना ध्यान से बेटा। मैं आपको क्या अरेंजमेंट दिखाने जा रहा हूं, ये देखो। मैं आपको ये अरेंजमेंट दिखाने जा रहा हूं कि मेरे पास एक पिगमेंट होता है जो मेन पिगमेंट होता है, ठीक है। उसके अलावा आप समझना ध्यान से, मैं कुछ आपको ये अरेंजमेंट दिखाने जा रहा हूं। ये देखो ध्यान से, ये अरेंजमेंट दिखाने जा रहा हूं। इस अरेंजमेंट में क्या है पहले सुन लो ध्यान से, फिर आपको समझ आ जाएगी। मैं इसमें मान लो मैंने 400 नैनोमीटर लिख दिया, 440, 60, 490, 500, 520, 560, 580, 600, 640, 680। तो एक ऐसी अरेंजमेंट बन गई जिसमें ये वो पिगमेंट हैं जो दूसरे को ट्रांसफर करेंगे। मतलब इन पर जो भी वेवलेंथ आई वो क्या करेंगे, एक दूसरे को ट्रांसफर करेंगे। ऐसे रूल ये है हमेशा अपने से ज्यादा वाले को देंगे। आप देख रहे हो, हमेशा अपने से ज्यादा वाले को देंगे ऐसे, ठीक है। और ये वाला जो पिगमेंट है इसको क्या बोलूंगा मैं, रिएक्शन सेंटर। और इनको मैं क्या बोलूंगा, इनको कहूंगा एंटीना। और रिएक्शन सेंटर क्या कैसे काम करेगा,
ये केमिकल रिएक्शन कराएगा। कैसे काम करेगा? केमिकल रिएक्शन कराएगा, क्योंकि इसने मान लो इसको वेवलेंथ दे दी। तो आप अगर ध्यान से सोचो, मैंने पिगमेंट्स का एक ऐसा अरेंजमेंट बना लिया जहां पर ये 440 वाले ने अपनी सारी वेवलेंथ इस तक पहुंचा दी। और अब आपने ये भी पढ़ा है कि सनलाइट से पूरी रेंज आती है, तो ये जो 460 वाला है ये सन से भी एब्जॉर्ब कर रहा है और 440 वाले से भी ले रहा है, और ये फाइनली सब इकट्ठा करके एक सिंगल वाले को दे रहे हैं। और ये आप चीज आप समझ सकते हो कि जो केमिकल रिएक्शन कराएगा, जिसे आप रिएक्शन सेंटर कह रहे हो, जिसके पास एंजाइम प्रेजेंट है, जिसके पास क्या प्रेजेंट है? एंजाइम प्रेजेंट है, जो क्या परफॉर्म करेगा? परफॉर्म फोटोकेमिकल रिएक्शन। जो क्या परफॉर्म करेगा? फोटोकेमिकल रिएक्शन परफॉर्म करेगा। ये एंजाइम इसके पास प्रेजेंट है, तो इस एंजाइम को समझना ध्यान से। हमारे पास ये 680 नैनोमीटर है, 680 नैनोमीटर है। यहां 440 है, 460, 490, 500, 520, 560 ऐसे करके है। मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि मेरे पास सनलाइट से पूरी रेंज आती है। ऐसा नहीं कि 520 नहीं आती होगी, 520 भी आती है। तो ये वाला जो पिगमेंट है अपने से कम वाले से भी लेगा और सन से भी लेगा, और फाइनली ये सब इकट्ठा करके एक सिंगल पिगमेंट को दे देंगे जो रिएक्शन कराएगा। क्या कराएगा? रिएक्शन कराएगा, क्योंकि इसके पास एंजाइम है। तो मैं यही चीज आपको समझा रहा था कि मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं, पहला दूसरे को ट्रांसफर करना, और फिर यहां पर क्या होता है? केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन वाले को कहते हैं रिएक्शन सेंटर। जो दूसरे को ट्रांसफर करते हैं, ये क्या है बेटा? ये ट्रांसफर एनर्जी या वेवलेंथ टू अनदर पिगमेंट। दूसरे पिगमेंट को दे दिया, क्लियर है? दूसरे पिगमेंट को दे दिया। ये वाला जो है रिएक्शन सेंटर, आप देख रहे हो ये केमिकल रिएक्शन करा रहा है, तो फाइनली इन सब ने मिलकर इसको दे दिया, ठीक है। और मेरे पास इसने सन से भी एब्जॉर्ब किया है और पीछे वाले से भी लिया। अच्छा, इतनी चीज क्लियर है? बताओ जल्दी से, इतनी चीज क्लियर है? जल्दी बताओ। इसका मतलब यह हुआ कि आप मुझे एक चीज बताओ, क्या रिएक्शन सेंटर सबसे हाई वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि फाइनली क्या करता है, वो किसी दूसरे पिगमेंट को नहीं देता, वो रिएक्शन कराता है, और वो सारे पिगमेंट की एनर्जी वेवलेंथ लेकर खुद रिएक्शन कराता है, और वो हाईएस्ट वेवलेंथ पे होना चाहिए। क्या कोई ऐसी अरेंजमेंट पॉसिबल है जिसमें ये हाईएस्ट पे ना हो? आप खुद सोचो, ये हाईएस्ट वेवलेंथ पे होना चाहिए। ये जितने भी एंटीना हैं, एंटीना पिगमेंट वो होते हैं जो मदद करते हैं, एब्जॉर्ब करके आगे पास करते हैं। क्लियर है बेटा? बेटा देखो, ये सारे मान लो असर्शन रीजन का मुश्किल क्वेश्चन आता, मैं आपसे कहूं रिएक्शन सेंटर ऑलवेज एब्जॉर्ब एट हाईएस्ट वेवलेंथ, सही बात है। एंटीना एब्जॉर्ब वेवलेंथ लोअर देन रिएक्शन सेंटर। बोलो, खुद से सोचो। यस, एंटीना कैन एब्जॉर्ब वेवलेंथ फ्रॉम अनदर एंटीना और डायरेक्टली फ्रॉम सन, सही है? क्लियर? बेटा ये आपके कॉन्सेप्ट बना देगा, ये आपको डायरेक्शन बताएगा, ये आपको रीजन बताएगा कि क्यों रिएक्शन सेंटर। मान लो मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूं, इज देयर इज एनी एंटीना विच कैन एब्जॉर्ब एट सेम वेवलेंथ एज रिएक्शन सेंटर? नहीं, क्योंकि अगर एंटीना 680 पर करेगा और ट्रांसफर करेगा तो कितनी हो जाएगी? एटलीस्ट 681 हो जाएगी। तो रिएक्शन सेंटर तो 680 पे काम करता है। क्लियर है बेटा? हाँ, रिएक्शन सेंटर भी सन से लेगा, पर मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक उदाहरण देते हैं, एग्जांपल देते हैं। मान लो एक गांव है, वहां 15 घर हैं। 15 के 15 घर जो हैं, उन सब ने क्या किया, अपने घर में गेहूं पीसने के लिए एक चक्की लगा ली, ठीक है। तो वो क्या होगा, मैक्सिमम टाइम वो घर में चक्की नहीं चलेगी,
क्योंकि वो उतना ही पीसेंगे जितना उन्हें खाना है। लेकिन एक ऐसा घर है जिसने 15 में से एक घर ने गेहूं की चक्की लगा रखी। यहां गेहूं पीसने की चक्की, आटा चक्की का क्या मतलब है? रिएक्शन कराना। तो उससे फायदा क्या होगा? ये सारे घर मिलकर अपना गेहूं उसे भेजेंगे, वो पीसेगा। उससे फायदा क्या होगा? ये खाली नहीं बैठा करेगा, काफी काम करेगा। तो जो रिएक्शन सेंटर है उसको काफी ज्यादा बार 680 नैनोमीटर चाहिए होता, काफी ज्यादा चाहिए होता है। तो वो सन से तो लेता है पर कम पड़ता है, बाकी लोग भी इकट्ठा करके देते हैं उसे। आ रहा है समझ इस बात को? सोच पा रहे हो? इसीलिए हम कहते हैं कि रिएक्शन सेंटर हमेशा हाईएस्ट वेवलेंथ या लोवेस्ट एनर्जी पे काम करेगा। हाईएस्ट वेवलेंथ या लोवेस्ट एनर्जी पे काम करेगा। आप समझ रहे हो ध्यान से? हाईएस्ट वेवलेंथ या लोवेस्ट एनर्जी पे काम करेगा। क्लियर है? अब देख लो इस चीज को। अब रिएक्शन सेंटर हमेशा कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर होता है। एंटीना कौन होता है? एंटीना इज क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड या कैरोटीन और ज़ेंथोफिल। तो ये जो तीन पिगमेंट होते हैं ये एंटीना होते हैं और रिएक्शन सेंटर हमेशा क्लोरोफिल ए होता है। क्लियर है? क्लोरोफिल ए होता है। मैं आपसे अगर कोई सवाल, मैं ऐसे सवाल पूछूं, क्या कोई ऐसा एंटीना होगा जिसमें रिएक्शन सेंटर 680 पर है और एंटीना भी 680 पर है, काम करे? नहीं होगा। कैसे हो सकता है? क्लियर है बेटा? क्लियर? समझ आ गया? बेटा देखो, हम लोग जब अभी रिजल्ट आएगा ऐसी बात करेंगे, देख बेटा उस बच्चे के 360 आए, उसने मेहनत करी, तो ये कॉन्सेप्ट उसके अंदर हमें डालने पड़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट जाएंगे आप लाइफ में। बायो को जब लॉजिकल थिंकिंग के थ्रू डेवलप करोगे तब आपको बायो का रियल फील आएगा, क्योंकि बायो एक्चुअल में लिविंग की स्टडी है ना। आप समझ रहे हैं? लिविंग की स्टडी। मोस्ट लॉजिकल चीज जो है वो मशीन नहीं है। मशीन की 100% एफिशिएंसी तो होती ही नहीं है किसी भी मशीन की। आपने कार्नोट इंजन वगैरह भी पढ़ा हुआ है। लेकिन लिविंग सिस्टम जो है वो अपने आप में उस गिवन टाइम पर मोस्ट एफिशिएंट होता है। एवोल्यूशन उसको इनएफिशिएंट बना देता है बाद में, लेकिन वो एक अलग चीज है, पर वो गिवन टाइम पर मोस्ट एफिशिएंट है। तो लिविंग सिस्टम कैन नॉट बी इलॉजिकल, है ना? ठीक है? हाँ हाँ, अब आप सारे आंसर कर सकते हो। अब देखो, मैंने कहा कि यार ठीक है, मुझे कुछ चीजें समझ में आ गई यहां पर, तो मेरी कुछ ऑब्जर्वेशन है अबाउट पिगमेंट। ठीक है, पिगमेंट्स ध्यान से देखो, सुनना। पिगमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन दो तरीके के हैं। एक एंटीना है और एक रिएक्शन सेंटर है। एंटीना क्या है? जो एब्जॉर्ब करेगा कहां से? फ्रॉम सन एंड, ध्यान सुनेंगे, एब्जॉर्ब फ्रॉम सन एंड ऑल्सो फ्रॉम अनदर एंटीना। क्लियर है? ठीक है, क्लियर? ध्यान सुनो, दूसरे एंटीना से भी लेगा। अब मुझे एक चीज बताओ, लोअर वेवलेंथ और हायर वेवलेंथ ऑफ लोअर वेवलेंथ, सन से तो लेगा ही, लेकिन दूसरे से भी लेगा। रिएक्शन सेंटर क्या होगा? इट टेक वेवलेंथ फ्रॉम सन एंड फ्रॉम एंटीना। अब मैं आपसे कहता हूं कि आपने बेटा एल्गी पढ़ी कभी, प्लांट किंगडम में एल्गी पढ़ा। एल्गी में ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी होती है। ग्रीन एल्गी मैं यहां लिख देता हूं, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी है। अगर आपको मेरी बात आज समझ आ जाए तो मजा आ जाएगा इसमें। इन तीनों में क्लोरोफिल ए कॉमन है। फर्क कहां पर है? यहां क्लोरोफिल बी है।
यहां क्लोरोफिल सी है, यहां क्लोरोफिल डी है। इसका मतलब यह हुआ कि ये एंटीना है, एंटीना का फर्क है। रिएक्शन सेंटर दो सब में वही है, क्लोरोफिल ए। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो अलग अलग एल्गी होती है, जैसे रेड एल्गी डेप्थ में रहती है, गहराई में मिलती है, तो वहां उसने अपना एंटीना चेंज कर लिया, रिएक्शन सेंटर वही रहने दिया। क्या बदल दिया? एंटीना बदल दिया। अगर एंटीना बदलने से क्या होगा? अलग अलग वेवलेंथ पकड़कर रिएक्शन सेंटर को दे देंगे। आप समझना चाह रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं बेटा? मैं ये समझा रहा हूं कि नेचर ने क्या किया है, क्लोरोफिल ए को यूनिवर्सल पिगमेंट बनाया। क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई क्लोरोफिल ए इज यूनिवर्सल पिगमेंट? बिकॉज क्लोरोफिल ए इज अ रिएक्शन सेंटर। वो सारे रिएक्शन करा रहा है। आप सोच पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? वो सारे रिएक्शन करा रहा है। तो बदला किसको? नेचर ने एंटीना को बदला। जैसे एल्गी में, एल्गी ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल बी रख दिया एंटीना, और ब्राउन एल्गी में सी रख दिया, रेड एल्गी में डी रख दिया। साइनोबैक्टीरिया में भी क्लोरोफिल ए होता है। चेक करो पेज नंबर 19, वहां लिखा है साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए होता है। मतलब रिएक्शन सेंटर कॉमन रखा, बदला किसे? एंटीना को बदला, ताकि अलग अलग जगह, कई बार क्या होता है गहराई में उतनी ज्यादा प्रॉपर वेवलेंथ नहीं आती, तो अलग अलग वेवलेंथ इकट्ठी करके किसको देनी है? रिएक्शन सेंटर को। ठीक है, हाँ क्लोरोफिल डी लिखा है ना बेटा। मिसप्रिंट, हाँ ओ सॉरी यहां क्लोरोफिल ए था बेटा, वो लिखने में गलती हुई है। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी लिखा है मैंने, सी है यहां पर। और साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए होता है। हाँ ठीक कर दिया उसे। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो आपको यह समझ में आना चाहिए। मैं आज आपसे पूछूं कि कौन सा ऐसा पिगमेंट है जो यूनिवर्सल पिगमेंट है, आप कहोगे सर क्लोरोफिल है। क्यों? क्योंकि वो रिएक्शन सेंटर होता है। लिख लो इस बात को, नोट कर लो मेरी बात, ये वो रिएक्शन सेंटर होता है। और रिएक्शन सेंटर है, इसका मतलब क्या बदलते हैं? एंटीना बदलते हैं। तो जो प्रोटिस्टा है, डाई एटम, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, उनमें भी क्लोरोफिल ए होगा, और साइनोबैक्टीरिया में होगा। तो हर ऑक्सीजेनिक में, ऑल ऑक्सीजेनिक में क्लोरोफिल ए होता है। मैं सिंपल सा कह सकता हूं कि मैं ये लिख सकता हूं बेटा कि रिएक्शन सेंटर इज क्लोरोफिल ए, रिएक्शन सेंटर इज क्लोरोफिल ए, इट इज यूनिवर्सल पिगमेंट। क्या है ये? यूनिवर्सल पिगमेंट है। एंड इन डिफरेंट प्लांट एंटीना प्लांट लाइक एल्गी, एंटीना कैन गेट चेंज, एंटीना गेट चेंज, एंटीना में बदलाव हो सकता है। आ गया समझ? हां क्लियर? ठीक है, हाँ रिएक्शन सेंटर लोएस्ट एनर्जी पे काम करता, हाईएस्ट वेवलेंथ पे। ठीक है, रिएक्शन सेंटर। अच्छा मैंने क्या देखा बेटा? मैंने ये देखा कि फोटोसिंथेसिस जो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम अमरसन था, इमरसन, EMERSON। अब यहां से आगे जा रहे हो, कॉन्सेप्ट बनाते हैं आपकी ओर। ठीक है, क्लियर है? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है आपको बहुत सारी चीजें अब समझ आ गई हैं ना? हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए। हाँ हाँ बिल्कुल, मौज कर दी बेटा, टेंशन मत लो। जब पढ़ोगे तो मौज ही आएगी। अब पहले सुन लो सारी बातें, अब ध्यान से देखो। अब हमने क्या देखा बेटा? एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम एमरसन था, EMERSON। उन्होंने देखा कि यार अगर हमको ये तो समझ आ गया कि रिएक्शन सेंटर एक सिंगल वेवलेंथ पे काम करते हैं, तो उन्होंने क्या किया, एक सिंगल वेवलेंथ दी, मान लो 700 नैनोमीटर दी। ठीक है,
ध्यान सुनना, 700 नैनोमीटर दी। मैं आपको क्लियरली कुछ चीजें बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। हम इस वाले डायग्राम पे एक बार पीछे आएंगे, वापसी। मैंने यहां पर आपको कुछ चीजें बता रखी हैं, ध्यान से देखना बेटा। हमारे पास आपने विबग्योर पढ़ा है, तो जो रेड होती है ना, रेड वेवलेंथ, मैं यहां लिख देता हूं, एक बार मेरी बात सुनना ध्यान से, तो आपको पूरा क्लियर होगा मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। रेड वेवलेंथ 700 नैनोमीटर होती है, 700 नैनोमीटर से लेकर 760 तक रेड होती है, या रेड के ऊपर का होता है, बेसिकली रेड बोलते हैं इसे। 700 से मतलब 700 मान लो रेड है, तो 760 फार रेड है। विबग्योर होता है ना, विबग्योर, तो रेड का कुछ पार्ट 700 में भी आता है। मेरी बात समझना, क्या किया था, एक वैज्ञानिक थे एमर्सन, उन्होंने एक प्लांट लिया और उस पर 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ डाली। उन्होंने देखा कि यार 700 में फोटोसिंथेसिस हो नहीं रही है, मतलब 700 नैनोमीटर जिसे हम रेड कह सकते हैं, क्योंकि विबग्योर में आर लास्ट में आ रहा है ना, तो 700 नैनोमीटर रेड आएगा, और उससे थोड़ा सा ज्यादा जाऊंगा तो उसे फार रेड कहते हैं। तो एमर्सन ने प्लांट पर 700 एल्गी ली होगी या जो भी था, 700 नैनोमीटर डाला, तो उन्होंने ये देखा यार फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है। लेकिन उन्होंने दो अलग अलग वेवलेंथ डाली साथ में, एक 680 डाली और एक 700 डाली, तो उन्होंने देखा कि 680 और 700 देने पर फोटोसिंथेसिस हो रही है। इससे उन्हें यह समझ में आया कि यार दो अलग अलग रिएक्शन सेंटर काम करते हैं, एक 680 पर काम करता है, एक 700 पे काम करता है। तो उनके इस काम को हम ऐसे बोलते हैं कि जब उन्होंने 700 नैनोमीटर दी, तो उसे बोला उन्होंने एमर्सन रेड ड्रॉप इफेक्ट। रेड ड्रॉप इफेक्ट मतलब रेड वेवलेंथ में फोटोसिंथेसिस में ड्रॉप होना। जब उन्होंने दो वेवलेंथ साथ दी, 680 और 700, तो मेरे पास क्या पता चला, मेरे पास यह पता चला कि फोटोसिंथेसिस बढ़ गई। उसे कहते हैं एमर्सन का एनहांसमेंट इफेक्ट। एनहांसमेंट होता है बढ़ना, ठीक है। तो यहां से यह क्लियर होता है कि रिएक्शन सेंटर दो प्रकार के होते हैं, एक जो मैक्सिमम एब्जॉर्ब करते हैं 680 पर, और एक 700 पर। दो अलग अलग होते हैं, और वो दो अलग अलग ग्रुप में होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फोटो सिस्टम। तो फोटो सिस्टम क्या है उसको हम देखने जा रहे हैं, पर आपको यह समझ में आना चाहिए कि वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट थे, इनको शायद नाम ना आए, जिन्होंने फोटो सिस्टम को डिस्कवर किया। कैसे डिस्कवर किया, उन्होंने एक सिंगल वेवलेंथ दी 700 नैनोमीटर, तो फोटोसिंथेसिस घट गई। और जब 680 और 700 दी, तो दो सिस्टम, दो रिएक्शन सेंटर काम किए, लाइट रिएक्शन पूरा हुआ, फोटोसिंथेसिस बढ़ गई। उसे उन्होंने बोला एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट। जब दो दिए, सिंगल दिया रेड ड्रॉप इफेक्ट। क्लियर है? हां बिल्कुल करते हैं। तो हम यहां पर आ चुके हैं चीजों को समझने के लिए। ध्यान से समझेंगे अब आप। देखो, तो मैं बस लिख रहा हूं इसको। एक साइंटिस्ट थे एमर्सन, उन्होंने सिंगल वेवलेंथ, जिसका नाम क्या है, 700 नैनोमीटर, जिसको रेड बोलते हैं, इज गिवन। तो फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हुई, जिसको क्या बोला हमने, रेड ड्रॉप इफेक्ट। तो आपको ये क्वेश्चन अगर आ गया तो आप एकदम इसको बढ़िया एकदम खत्म कर दोगे क्वेश्चन को अच्छे से। और एमर्सन ने क्या दी, दो वेवलेंथ दी। कौन सी दो, 680 700। उसमें क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस बढ़ गई, इंक्रीज। उसको क्या बोला, एनहांसमेंट इफेक्ट। क्लियर है? समझ लो ध्यान से, ठीक है। एनहांसमेंट इफेक्ट, इससे क्या पता चला, दिस प्रूव टू डिफरेंट रिएक्शन सेंटर क्या नाम है उनका, एक 680 नैनोमीटर पे वर्क कर रहा है
एंड अनदर 700 नैनोमीटर पे। अब मैं यहां से आपको फोटो सिस्टम का कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। फोटो सिस्टम क्या होता है, अभी आपने ये सीख लिया रिएक्शन सेंटर क्या होता है और एंटीना क्या होता है, क्लियर है। अब मैं फोटो सिस्टम का कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, फोकस करना जल्दी से बेटा। बेटा मेरी बात सुनो, समझ जिसको नहीं आया सुन लो ध्यान से। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम एमरसन था, उन्होंने सब 700 नैनोमीटर दिया तो फोटोसिंथेसिस घट गई, 700 को कहते हैं रेड, ठीक है। 700 और 680 दिया तो बढ़ गई। इसका मतलब दो अलग अलग रिएक्शन सेंटर हैं, जो एक 700 पे काम कर रहा है, एक 680 पे काम कर रहा है, बिना उसके फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। उन अलग अलग रिएक्शन सेंटर को उन्होंने फोटो सिस्टम जैसे वर्ड से बताने की कोशिश की। फोटो सिस्टम क्या अभी देख रहे हैं मुंह से, पहले फोटो सिस्टम देखो फिर समझ आ जाएगा। क्लियर है ना। इसको बोला रेड ड्रॉप इफेक्ट और इसको क्या बोला, एनहांसमेंट इफेक्ट। रेड ड्रॉप मतलब रेड वेवलेंथ देने पर, हां क्लियर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओके बाय, थैंक यू वाले घर चले जाओ भाई। हाँ ठीक है, आ जाओ जल्दी आओ जरा। कॉन्सेप्ट ऑफ फोटो सिस्टम देखो। फोटो सिस्टम कुछ ऐसा दिखता है, मान लो व्हाट इज फोटो सिस्टम। देखो ध्यान से देखो बेटा, फटाफट देखो। दिस इज रिएक्शन सेंटर, दिस इज एंटीना। देखो फोटो सिस्टम क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताता हूं। जैसे मैं कहूंगा फोटो सिस्टम क्या होता है, एक ऐसी यूनिट होती है जिसमें क्या होगा, पिगमेंट होंगे, इसे रिएक्शन सेंटर कहूंगा। ये क्या हो गए, ये एंटीना हो गए, एंटीना एंटीना। और इसको एक और नाम देते हैं लाइट हार्वेस्टिंग। हार्वेस्ट होता है पकड़ना, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, इनको लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। पहले फोटो सिस्टम का मतलब समझ लो। हमने कहा कि भाई देखो रिएक्शन सेंटर और एंटीना हो गए, क्या ये अलग अलग होते हैं, नहीं, ये एक प्रॉपर एक सिस्टम बनता है जिसमें 200 से 400 पिगमेंट होते हैं, जिनमें एक रिएक्शन सेंटर होता है जो हमेशा क्या होगा, क्लोरोफिल ए होगा। फिर मेरे पास एंटीना होते हैं जो क्लोरोफिल बी होगा, कैरोटीन होगा और जेंथोफिल होगा। ये होंगे, जेंथोफिल होगा, ये पिगमेंट होंगे। इसके अलावा कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं। इसके अलावा क्या होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। नाउ व्हाट आर इलेक्ट्रॉन कैरियर, जब पिगमेंट का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, ध्यान सुनेंगे, उसको आगे पास करना, कई बार वो डायरेक्ट वापसी नहीं आता, तो मेरे पास कुछ क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कह लो, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। और उसके साथ मेरे पास कुछ इसके साथ मेरे पास एंजाइम्स होते हैं। तो ये जो एक पूरा सिस्टम बनता है जिस पर एक रिएक्शन सेंटर है, एंटीना है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है और एंजाइम्स हैं, इन सब को मिलाकर मैं फोटो सिस्टम कहता हूं। मैंने आपको यह समझाया कि रिएक्शन सेंटर और एंटीना अलग से नहीं होते, वो एक प्रॉपर ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं कुछ चीजों के साथ। एक अलग से यूनिट बनती है काम करने की, उसे हम क्या नाम देते हैं बेटा, फोटो सिस्टम नाम देते हैं। समझ लो ध्यान से, क्लियर बेटा। तुम 8 बजे से बैठे हो तो मैं क्या क्लास नहीं पढ़ाऊं। एक बच्चा लिख रहा है सुबह 8 बजे से बैठे हैं, तो भाई लेट के पढ़ लेना, तू तो घर में है भाई, लेट के पढ़, भाग के पढ़, दौड़ के पढ़, उड़ के पढ़ ना, मिल्का बन जा, वो तेरी मर्जी है। मान लिया आप सुबह 8 बजे से नहीं बैठेगा तो फिर नीट के पेपर में कैसे बैठेगा भाई, वहां क्या करके आएगा, है ना, वहां चिड़िया, तोते, कौवे, कबूतर सब उड़ जाएंगे। इसलिए पढ़ ले ध्यान से, जो बता रहा हूं उसको सुन ले, टॉपिक बीच में नहीं छोड़ा जाता, कुछ बता के छोड़ते हैं। देख भाई, रिएक्शन सेंटर हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो गया, ये एंजाइम हो गया। तो फोटो सिस्टम क्या होता है, एक फंक्शनल यूनिट होती है, फंक्शनल यूनिट होती है, हैविंग क्या, रिएक्शन सेंटर, एंटीना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और साथ में एंजाइम। इन सब को मिलाकर हम फोटो सिस्टम कहते हैं।
तो फोटो सिस्टम एक प्रॉपर यूनिट बनती है। और अगर आप देखो, हमने जो इमर्सन का एक्सपेरिमेंट किया उससे मेरे पास दो तरह के फोटो सिस्टम बनते हैं। बहुत ध्यान से समझना मैं जो बताने वाला हूं। दो तरह के फोटो सिस्टम बनते हैं, जैसे एक फोटो सिस्टम ये है, एक फोटो सिस्टम ये है। ठीक है, देखो मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर, एक फोटो सिस्टम ये है, एक फोटो सिस्टम ये है। ठीक है, क्लियर। इसका ध्यान से देखो, फोकस करो। इसका ये रिएक्शन सेंटर है, इसका ये रिएक्शन सेंटर है, दोनों का रिएक्शन सेंटर लिख दिया। इसका जो रिएक्शन सेंटर है वो काम कर रहा है किस पर, 680 नैनोमीटर पर। इसका रिएक्शन सेंटर काम कर रहा है 700 नैनोमीटर पर, रिएक्शन सेंटर। अब देखो, अब आओ, इसके ये एंटीना है, इसके भी एंटीना होंगे। ठीक है, इसका नाम हमने रख दिया फोटो सिस्टम 1, PS1 कहते हैं। PS1 का मतलब फोटो सिस्टम 1। इसका नाम क्या रख दिया, PS2, फोटो सिस्टम 2। अब यहां पर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है और यहां पर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, दोनों अलग अलग हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो गया और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो गया, तो इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अलग अलग है। उसके अलावा यहां पर जो एंजाइम है वो अलग है, आप देख रहे हो, एंजाइम भी अलग अलग है। तो मेन डिफरेंस क्या है, इसका रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए है जो कितने पे एब्जॉर्ब कर रहा है, 700 पे। इसका रिएक्शन सेंटर भी क्लोरोफिल ए है, वो 680 पे काम कर रहा है। आप देखो इस तरीके से, क्लियर है बेटा। नया टॉपिक नहीं स्टार्ट कर रहा हूं, किसी को कंप्लीट कर रहा हूं। फोटो सिस्टम 1 और 2 में क्या फर्क है, सबसे पहले यह डिस्कवर हुआ था, फर्स्ट डिस्कवर्ड। ये सेकंड डिस्कवर है, इसलिए इसका नाम PS2 है। इसका रिएक्शन सेंटर किस पे काम करता है, वर्क एट 680 नैनोमीटर। इसका रिएक्शन सेंटर किस पे काम करता है, 700 नैनोमीटर। क्लियर है। इसके क्लोरोफिल ए को नाम देते हैं P680, ये नाम है इसका। इसके क्लोरोफिल ए का जो नाम है वो है P700, ये नाम इसका है। तो मैंने यहां पर आपको क्या सिखाया, बहुत ध्यान से देखो इसे, बहुत ध्यान से देखो बेटा, बहुत ध्यान से देखो। मैंने आपको यहां पे क्या सिखाया, मैंने सिखाया कि सबसे पहले रिएक्शन सेंटर सिखा दिया 680 700। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं एक ऐसा एंटीना है जो 685 नैनोमीटर पे काम करता है, कौन से फोटो सिस्टम पे होगा, 1 और 2 में, बताओ जल्दी से। एक ऐसा एंटीना है जो 685 नैनोमीटर पे काम करता है, वो किस में होगा, PS2 PS1 में, बोलो जल्दी, अरे जल्दी बोलो। PS3 नहीं होता, PS1 में करेगा ना काम, बताओ जल्दी से, किस पे काम करेगा, PS1 में काम करेगा। आया समझ, हां ये चीज क्लियर है। क्यों PS1 पे काम करेगा, क्योंकि 680 हाईएस्ट है ना भाई। मुझे एक चीज बताओ, अगर 685 का एंटीना है, क्या वो 680 को दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, इसलिए PS1 पे काम करेगा। तो इसका मतलब आप इसको, अगर आप इसको एज अ टेबल ट्रीट करो, तो आपको अगर मैं लिखूं, मैं एक वेवलेंथ दे दूं, तो वेवलेंथ अगर मैं दूं आपको 670 नैनोमीटर, उसको कौन एब्जॉर्ब करेगा, एंटीना ऑफ PS1 एब्जॉर्ब कर सकता है और एंटीना ऑफ PS2 एब्जॉर्ब कर सकता है। और मुझे बताओ PS1 काम करेगा और PS2 में से कौन काम करेगा, ये भी देखो।
तो PS1 भी काम करेगा, PS2 भी काम करेगा। ये देख रहे हो? अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने 680 नैनोमीटर लिख दिया, तो अगर आपको कोई कहे अगर वेवलेंथ 680 से कम आती है तो PS1 PS2 दोनों काम करेंगे, क्योंकि दोनों का एंटीना एब्जॉर्ब करेगा और रिएक्शन सेंटर को दे देगा। आ रही बात समझ? और अगर मैं 680 लिखता हूं तो एंटीना किसका एब्जॉर्ब करेगा? एंटीना ऑफ PS1, और रिएक्शन सेंटर डायरेक्ट एब्जॉर्ब करेगा किसका? PS2 का डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेगा। आप देख रहे हो वेवलेंथ क्या है? 680। सन से डायरेक्ट रिएक्शन सेंटर लेगा PS2 का। PS1 का कौन करेगा? एंटीना करेगा। फंक्शनल कौन है? PS1 है। PS1 भी फंक्शनल है, PS2 भी फंक्शनल है। और अगर मैं मोर देन 680 नैनोमीटर लिख दूं, मैं यहां लिख दूं 681 नैनोमीटर, तो कौन एब्जॉर्ब करेगा? एंटीना ऑफ PS1। क्या PS1 फंक्शनल है? बताओ। PS1 फंक्शनल है, PS2, तो मैं लिख सकता हूं लाइट मोर देन 680 आए, मोर देन 680 आए तो सिर्फ PS1 काम करेगा, और लेस देन 680 आए, लेस देन और इक्वल टू तो ये काम करेगा। और अगर मैं फोर्थ लिख दूं जिसमें मैं 700 लिख दूं, तो कौन एब्जॉर्ब करेगा? रिएक्शन सेंटर ऑफ PS1 काम करेगा। ये एमर्सन ने किया था। और अगर मैं मोर देन 700 नैनोमीटर लिखूं, जो मोर देन पार होगा, पार से ज्यादा होगा, तो कौन करेगा? रिएक्शन सेंटर करेगा, एंटीना करेगा? बोलो जल्दी 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 बताओ। कोई काम नहीं करेगा, ना ये करेगा ना ये करेगा। क्या आपको सारी बातें समझ आ गई? देख लो आप, ये है कॉन्सेप्ट। देख रहे हो? इसे कॉन्सेप्ट कह रहे हैं। ठीक है, क्लियर? बस खत्म हो गया टॉपिक। इनको एक बार इसकी जगह दिखा देते हैं। जगह का क्या मतलब है सुन लो। क्लोरोप्लास्ट कहां दिखते हैं, बस ये देख लो, खत्म हो गया टॉपिक। मैं डायग्राम में दिखा देता हूं। ये क्लोरोप्लास्ट है, ये आउटर मेम्ब्रेन थी। जगह देख लो, अगर आपको ये जगह बता दी तो हो गया काम। ये इनर मेम्ब्रेन है। ये देखो, ये कौन सा थाइलाकॉइड है और ये कौन सा है? ये है स्ट्रोमल लैमेली। और ये वाला कौन सा थाइलाकॉइड है? ग्रेनल। अब देखना मैं क्या बता रहा हूं। ये देखो, ये आपको आना चाहिए। ग्रेनल थाइलाकॉइड पे PS1 और PS2 दोनों होता है, और स्ट्रोमल पे सिर्फ PS1 होता है। आ रही बात समझ? क्या ये याद कर सकते हो अब? क्या क्लियर हो गया? बिल्कुल, ये चीज क्लियर हो गई। तो अगर लोकेशन पूछे कहां है, तो ऑन ग्रेनल थाइलाकॉइड पे कौन होगा? PS1 एंड PS2, और स्ट्रोमल लैमेली पे ओनली PS1। क्या ये खत्म? लेक्चर खत्म, बस। क्लियर है? देख रहे हो कहां से कहां लाए आपको? पिगमेंट बताया, समझाया, पिगमेंट से एंटीना, रिएक्शन सेंटर बताया, फोटो सिस्टम बताया। फोटो सिस्टम है कहां ये सिखा दिया, खत्म बात। इसमें को रॉकेट चलाना था। क्लियर है? बस छुट्टी हो गई। क्लियर? तो अगर आपसे कोई पूछे कि PS2 और PS1 दोनों कहां प्रेजेंट होते हैं? ग्रेनल पे। PS2 कहां होता है? सिर्फ ग्रेनल पे। स्ट्रोमल और ग्रेनल दोनों पे कौन से होते हैं? PS1 होता है। क्लियर है? कोई चीज भूलना नहीं भाई, अब बिल्कुल नहीं भूलना।
साइक्लिक नॉन साइक्लिक पढ़ाया नहीं बेटा, पढ़ाऊंगा अभी लेक्चर में, थोड़ा समय लगेगा लेकिन कराऊंगा सारा अच्छे से, कुछ छूटेगा नहीं। ठीक है, छूटेगा नहीं, अभी नहीं पढ़ाया मैंने वो, आपको भी नॉन साइक्लिक साइक्लिक पढ़ाऊंगा, पर दिक्कत ये है मैं एक सीक्वेंस में ही पढ़ाऊंगा जो एनसीईआरटी का रहेगा, ताकि आप एनसीईआरटी भी पढ़ सको। तो अभी धीरे धीरे आपको सारा आएगा, कोई चीज छूटेगी नहीं, एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। ठीक, चलो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, आपने इतनी मेरी बात सुनी, है ना, और पढ़ाई करते रहो, संडे को यूज करो और घबराओ नहीं, सिलेक्शन भी होगा और हम अच्छा पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच बेटा, बाय।